हाँ जी, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। और कैसे हो? शानदार। हाँ, आजकल तो थोड़ी गर्मी कम हो गई है। आजकल थोड़ी गर्मी क्या हो गई है? कम हुई है या नहीं हुई है? हो गई है थोड़ी सी, तुलनात्मक रूप से। चलो, तो इसी के साथ, वरना तो सुबह 7-7 बजे पसीने आते थे, क्या आते थे? चलो, तो इसी के साथ ही पढ़ना क्या करते हैं अपन? स्टार्ट करते हैं। तो क्या पढ़ रहे थे अपन लास्ट क्लास में? अंग्रेज। ठीक है, तो अंग्रेज भारत के अंदर आए और अंग्रेजों ने यहाँ पर 3 शहर डेवलप किए। उसके अंदर पहला था मद्रास या चेन्नई। मद्रास या चेन्नई, इसका नाम मूल रूप से चेन्नई ही था, लेकिन अंग्रेजों ने इसका नाम बदल कर दिया था मद्रास। उसके बाद में देश आजाद होने के बाद में इसका नाम वापस बदल कर दिया गया चेन्नई। ठीक है, अंग्रेजों ने मुंबई का नाम कर दिया था बॉम्बे। उसके बाद में इसका नाम वापस बदल कर दिया गया मुंबई। ठीक है, अंग्रेजों ने नाम कर दिया था कैलकाटा, उसको वापस कर दिया गया है कलकत्ता। खैर, ये जो है वो बेसिक फर्क थे। मुंबई कलकत्ता में ज्यादा फर्क नहीं था, ज्यादा फर्क केवल एक ही था, चेन्नई और मद्रास का। तो अच्छा, उससे पहले रिवीजन की आवश्यकता है नहीं, इतना कुछ पढ़ा भी नहीं अभी तक। है? कहाँ है? कोई एक आवश्यकता नहीं है। हाँ। अच्छा, एक बात बता दें, क्या जो वास्को डी गामा को कभी भारत के अंदर गवर्नर नियुक्त किया गया था? किया गया था। उसको कहां पर दफनाया गया था? कोचिन में। उसकी की कब्र जाओ कहां पर है? कोचिन में। लेकिन वर्तमान में उसमें कुछ है या नहीं है? वर्तमान में उसके अंदर कुछ भी नहीं है। अच्छा, उनकी पहली राजधानी पुर्तगालियों की कोचिन। सेकंड कैपिटल गोवा। ठीक है। अच्छा, गोवा कैपिटल किसने ट्रांसफर किया था? नीनो डी कूना ने। नीनो डी कूना ने। अच्छा, पुर्तगालियों का भारत के अंदर पहला गवर्नर अल्मेडा। सेकंड नंबर गवर्नर अल्बुकर्क। अच्छा, अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक कहते हैं, इसके पीछे कोई कारण? गोवा जीत लिया था। एक तो पटकल में किला बनवाया और एक क्या, इसने गोवा जीत लिया था। किसकी सहायता से? केडीआर के से, अरे मतलब कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय की सहायता से उसको जीत लिया था। अच्छा, पुर्तगालियों की भारत में असफलता का सबसे मुख्य कारण धर्मनिरपेक्ष नीति नहीं, उससे भी ज्यादा बड़ा कारण ब्राजील को माना जाता है। किसको माना जाता है? ब्राजील को। बाकी तो जितनी भी कंपनीज बाहर से आई थी, उन्होंने सबने भारत के अंदर धर्मांतरण करवाने का प्रयास किया। ऐसी कोई भी नहीं थी जिसने ऐसा प्रयास नहीं किए हो। बस ये थे कि पुर्तगाली थोड़े मूर्ख थे, इसलिए उन्होंने आते ही आनंद फानन के अंदर यहाँ पर जो है वो धर्मांतरण करवाने क्या किए, जो वो शुरू किए। वरना अंग्रेजों ने धीरे धीरे जो मिशनरीज के माध्यम से यहाँ पर जो है वो स्कूल्स खोल ले और उसके बाद में धर्मांतरण करवाने के प्रयास किए। क्योंकि जो क्रिश्चियन किसी जमाने में बहुत ज्यादा कट्टर हुआ करते थे। ठीक है, वर्तमान में इतने कट्टर नहीं है, लेकिन किसी जो जो वो किसी जमाने में बहुत ज्यादा क्या हुआ करते थे, कट्टर हुआ करते थे। जब अपन वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तब अपन वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे धर्म युद्ध, क्रूसेड्स। उन क्रूसेड्स के अंदर लाखों नहीं करोड़ों के आसपास लोग मारे गए। और ये धर्म युद्ध जो वो चला टुकड़ों में, बार बार। एक बार चला 10-20-30 साल तक, फिर जब जो है वो मुस्लिम और ईसाई दोनों की संख्या कम हो गई, तो फिर वापस बीच में एक बार थोड़ा सा ब्रेक आया, फिर वापस एकदम से वापस छिड़ा और फिर वापस ये लोग लड़े। और इसके पीछे कारण क्या था? केवल कस्तुनतुनिया करके एक शहर है, उसके ऊपर अधिकार करना। उसके ऊपर क्या है? अधिकार करना। और एक चीज को लेकर तो अभी भी लड़ाई चल रही है 3 धर्मों के बीच में, यहूदी धर्म, ठीक है, ठीक है, प्लस जो है वो इस्लाम और ईसाई। यरूशलेम को ये तीनों ही अपना पवित्र शहर मानते हैं। यरूशलेम में तीनों ही कहते हैं कि हमारा यहाँ पर क्या है, जो है वो मतलब हमारा पवित्र स्थल है। और अपन तो कहते हैं ना, अपने गांवों में भाई भाई खेत खेत के लिए लड़ते हैं, या एक दीवार दीवार के लिए लड़ते हैं, छोटी मोटी चीज के लिए लड़ते हैं। वहां तो ले देकर ये क्लासरूम तो बहुत ज्यादा बड़ा है, उससे एक छोटा सा एरिया है, वो अपन वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे, उसको लेकर पूरी लड़ाई है। ठीक है, क्योंकि जो वहां पे रहने वाले यहूदी है, वो कहते हैं कि सबसे पहले हमारा धर्म यहाँ से आरंभ हुआ था, इसलिए हम इसको मानते हैं। इस्लाम में मानते हैं कि सबसे पहले मोहम्मद साहब ने इसी जगह से जो है वो जो मतलब साहब जन्नत की यात्रा करी थी। ठीक है, ईसाई भी ऐसे कैसे कहते हैं, इसलिए उसको लेकर पूरा जो है वो झगड़ा है, उसको लेकर पूरा क्या है, झगड़ा। एक दिन अपन करंट अफेयर्स के टॉपिक के तहत पढ़ेंगे कि वाकई में ये जो वर्तमान में चल रहा है फिलिस्तीन और इसराइल, ये क्या है, कहां से आरंभ हुआ और ये कहां तक पहुंचा, और क्यों ये लोग इतना सब कुछ, कोई भी अपना अधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ये अपन पढ़ेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि ईसाई तो शुरू से ही जो है वो इस मामले में कट्टर थे, लेकिन समय के साथ में अब इतने कट्टर नहीं है वो तो। लेकिन यरूशलेम को लेकर फिर भी है। यरूशलेम को लेकर तो क्रिश्चियन भी इतने कितने क्या है, ऑर्थोडॉक्स है। क्योंकि जब पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के अंदर प्रेसिडेंट था, तब डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार यरूशलेम को इजराइल की राजधानी स्वीकार किया था। वरना इससे पहले बाकी कोई भी कंट्री इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। क्योंकि मतलब यरूशलेम को इजराइल की राजधानी एक्सेप्ट करने का मतलब है कि आपने मान लिया कि यरूशलेम इजराइल का है। इजराइल का है इसका मतलब यहूदियों का है।
यहूदियों का है, इसका मतलब वहां पर और किसी का कोई भी अधिकार नहीं है। और ये उसने इसलिए किया था क्योंकि इसके बीच में इसराइल और अब जो है वो शायद तक ट्रम्प के बीच में कुछ ऐसा पैक्ट हुआ था कि उसमें ट्रम्प को भी वहां पर कुछ स्थान, ट्रम्प मतलब ईसाइयों को भी कुछ स्थान दिया जाएगा। इस बात पर जितने भी इस्लामिक कंट्री थे, जितने भी नेशन थे, उन लोगों ने सबने इसका क्या किया था, विरोध किया था। इवन जो भी कंट्री विरोध नहीं की वो भी न्यूट्रल रही, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। तो खैर इसके मतलब एक दिन हम अपना जो है वो भी देखेंगे। तो आज तो अपन यही देख रहे थे, तो इनका सबसे मेन कारण तो था हालांकि ब्राजील के अंदर गोल्ड की माइनिंग, गोल्ड की क्या है, माइनिंग। सीधी सी बात है, आपका सिलेक्शन एक तरफ मतलब आईएएस में हो रहा हो और एक तरफ पटवार में हो रहा हो, तो आप कहाँ जाओगे, आईएएस में ही जाओगे। पटवार में तो कौन जाएगा, कोई बौड़ा ही होगा वो जाएगा, ठीक है। पर हाँ, गांव का कोई आदमी हो, शुद्ध गांव का, तो पटवार में जा भी सकता है। इसकी भी कोई जो है वो ऐसी संभावनाएं नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसा किस्सा बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं चुटकुला है, कुछ लोग कहते हैं वास्तविक किस्सा है, कि भाई एक गांव के अंदर कलेक्टर साहब आते हैं, रात्रि चौपाल करते हैं, और उसके बाद में एक कोई महिला का काम होता है और वो महिला का काम कर देते हैं, किसी सिग्नेचर करते हैं, बूढ़ी सी महिला होती है, तो वो मतलब सब बूढ़ी महिला उसको दुआ देती है, भगवान भलो करे थारे, मैं मारे आत्मा हूँ जो कि दुआ करूँ, ठुआ नहीं थारी नौकरी पटवारी लागे, कौन लागे थारी नौकरी, पटवारी लागे। क्योंकि गांव के लोगों के लिए सबसे बड़ा पद कौन सा होता है, पटवारी होता है। तो खैर अपने वाली वही, चलो तो अपन इसी के साथ ही अपन आगे पढ़ना क्या करते हैं, जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा ठीक है। त्रावणकोर ने डचों को हराया कौन से युद्ध में, कोलाचल, कौन से युद्ध में, कोलाचल के अंदर। फाइनल युद्ध कौन सा था, निर्णायक युद्ध डचों का, जिसके अंदर वो लोग आ लगे, वेदरा का युद्ध। कौन सा युद्ध है, वेदरा। वेदरा के युद्ध के बाद में डचों ने अपनी हार क्या कर ली थी, स्वीकार कर ली थी, एक्सेप्ट कर लिया था। उन्होंने कह लिया था कि इंडिया में हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, इंडिया में ठीक है, आज के बाद में हम लोग कभी लड़ाइयां झगड़े नहीं करेंगे, आएंगे और चुपचाप अपना ट्रेड करेंगे और चुपचाप यहाँ से क्या करेंगे, जाएंगे, और वो पॉलिटिक्स के अंदर कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। चलो तो इसी के साथ ही पढ़ना अपन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो लिखें प्लीज, 12,000 में रुपए में 3 गांव खरीदे। हाँ, फिर लिखे नेक्स्ट। 1698 में, 1698 में कलकत्ता में एक फैक्ट्री की स्थापना की गई एवं फोर्ट विलियम बनाया गया। इन 1698 a factory was established in Calcutta and Fort William was built here. 1698 में कलकत्ता में एक फैक्ट्री की स्थापना की गई। एक फैक्ट्री की स्थापना की गई एवं फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया या फिर बनाया गया। एवं फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया। लिखे फाउंडर, संस्थापक, जॉब चार्नोक। जॉब चार्नोक, ये फोर्ट विलियम का, फोर्ट विलियम का संस्थापक जॉब चार्नोक। वो मैंने आपको कल कहा ही था लास्ट क्लास के अंदर कि अब इसके ये ऐसे सवाल आने की संभावनाएं नहीं है कि कलकत्ता का संस्थापक कौन है, क्योंकि वो जो कलकत्ता हाई कोर्ट, मैंने आपको कहा ही था कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसको क्या करवा दिया था, डिलीट करवा दिया था कि भाई ये पहले से था। अब यदि ये सवाल मतलब कोई भी स्टेट पीसीएस पूछता है तो वो केवल उसमें मामला कोर्ट में लंबा चलेगा ही नहीं, बस केवल वहां पे वकील जाएगा और यही दलील देगा कि ये मामला पहले एक बार कलकत्ता कोर्ट के अंदर आ चुका है और उसमें उसको डिलीट करवाया था। इस बात पर कोर्ट अपना समय बचाते हुए यही कहेगी, उस निर्णय के आधार पर, पॉलिटी में अपन ऐसा पढ़ते हैं ना कि पहले के निर्णय के आधार पर इसको भी जो मतलब डिलीट करने का आदेश दिए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा पूछ सकते हैं कि फोर्ट विलियम का संस्थापक कौन है, तो फोर्ट विलियम का संस्थापक कौन है, जॉब चार्नक। लेकिन 1770 में जॉन सरमन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल, मुगल बादशाह, इन 1717 a delegation led by John Sermon
led by John Sherman, met the Mughal Emperor Farrukh Shir. एक प्रतिनिधिमंडल मुगल बादशाह फर्रुख शेर से मिला। मुगल बादशाह फर्रुख शेर से मिला। 1717 में जॉन सरमन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मुगल बादशाह फर्रुख शेर से मिला। met मुगल एम्परर फर्रुख शेर, मुगल एम्परर फर्रुख शेर। देखिए, उसके साथ डॉक्टर हैमिल्टन भी था। डॉक्टर हैमिल्टन along with him, डॉक्टर हैमिल्टन along with him, उसके साथ या उस प्रतिनिधिमंडल में एक डॉक्टर भी था जिसका नाम क्या था? हैमिल्टन। डॉक्टर हैमिल्टन was along with him, along with, देखिए, डॉक्टर हैमिल्टन ने फर्रुख शेर का उपचार किया था। डॉक्टर हैमिल्टन gave treatment to फर्रुख शेर। डॉक्टर हैमिल्टन ने फर्रुख शेर का उपचार किया था। फर्रुख शेर का उपचार किया था। अब ये एक्चुअली अंग्रेजों की, जैसे आप में अंग्रेज लगातार यही चाह रहे हैं कि टैक्स में कंसेशन मिले। टैक्स में क्या मिले? कंसेशन मिले। अपन कहते हैं कि जो सबसे पहले हॉकिंस आया, हॉकिंस क्या चाहता था? टैक्स में रियायतें। उसके बाद में जो है वो ठीक है, सैनिक के नंबर आता है सर टॉमस मुनरो, अरे सॉरी कौन आता है? सर टॉमस रो। तो सर टॉमस रो भी यही चाहता था कि टैक्स में जितनी हो सके उतनी क्या मिले? रियायतें मिले। बस इन्होंने जाकर यही कहा था को भाई जो मतलब जहांगीर को यही कन्विंस करने का प्रयास किया कि सब हम इतने दूर से आते हैं, इतना पैसा खर्च होता है, फिर यहाँ पर सामान बेचते हैं, फिर उसके ऊपर इतना ज्यादा टैक्स होता है, तो हमारे बचता कुछ भी नहीं है। तब इस बार मुगल कहते बचता नहीं है तो ठीक है, व्यापार मत करो यहाँ पर। तो भी वो कहते सब कार्य क्या, मजबूरी है हमारी व्यापार करना। क्योंकि जब अपन वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तब अपन पढ़ेंगे कि ये पूरी लड़ाई कहां से आरंभ हुई। ये पूरी लड़ाई आरंभ हुई औद्योगिक क्रांति से। कहां से आरंभ हुई? औद्योगिक क्रांति से। यूरोप में औद्योगिक क्रांति होती है और उस औद्योगिक मतलब क्रांति का सबसे सेंटर पॉइंट था वो था इंग्लैंड। ठीक है, इन लोगों ने कंपटीशन कंपटीशन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा ली, कारखाने लगा लिए, सब कुछ ही कर दिए और सब प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया भयंकर। अब प्रोडक्शन हो रहे हैं चारों तरफ से, हर चीज बन रही है उनके पास में, लेकिन बेचे कहां? बेचे करने के बाद लिए खुद का देश तो बहुत छोटा सा देश है। अब वो अपना बनाया हुआ सामान यदि खुद के देश में बेचने जाए तो हालात ये थे कि उन फैक्ट्रीज को 11 महीने बंद रखे और मतलब मात्र पूरे कितने चलाए? 1 महीना पर चला ले, महीना 2 ही महीना चला ले, उसमें उतना उनका प्रोडक्शन हो जाए। तो फिर उन्होंने क्या करें? तो खैर उपनिवेश ढूंढो, बाजार ढूंढना पड़ेगा इसके लिए। तो ये बाजार ढूंढने आए थे ये पूरी दुनिया में। और फिर उन्होंने जो बाजार में क्या ढूंढा? एशिया ढूंढा, बाजार में ऑस्ट्रेलिया ढूंढा, बाजार में अफ्रीका ढूंढा, बाजार में जो वो नॉर्थ अमेरिका ढूंढा, बाजार में साउथ अमेरिका ढूंढा। और ये सब कहां से? यूरोप से। इन्होंने हर कंट्री ने अपने अपने उपनिवेश बना दिए अपने, जिनको उपनिवेश को सामान्य शब्दों में कहें तो बाजार। क्या था? बाजार। आरंभ के अंदर अंग्रेज जब यहां पर आए थे तब शायद तक अंग्रेजों की इच्छा पता नहीं थी या कि नहीं थी कि वो भारत पर शासन करे या नहीं करे। आरंभ में मतलब इंडिया उनके लिए केवल एक बाजार था कि अपन यहां पर क्या करेंगे? अपना सामान बेचेंगे, ज्यादा ज्यादा निकालेंगे। जैसे वर्तमान में आधी दुनिया चाइना के लिए बाजार बनी हुई है। वो वहां पर डायरेक्ट जाके शासन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वहां पे अपना सामान बेच रहे थे। ये केवल सामान बेच रहे थे। सामान बेचते बेचते इनको हमारी कुछ कमियां पता लगी। उसके बाद में उनको पता लगा कि हमारे आपस में डिस्प्यूट बहुत ज्यादा है। उसके बाद में अंग्रेजों को पता लगा कि अच्छा ये वीक भी है, कमजोर भी है। तो फिर अंग्रेजों ने हमारे साथ साथ बाजार के साथ साथ व्यापार के साथ साथ पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। और इंटरफेयर करते 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 उन लोगों ने आखिरकार हमारे ऊपर अधिकार ही कर लिया। और ये केवल इंडिया में ही नहीं, सब जगह हुआ। इंडिया, श्रीलंका, मतलब ऑलमोस्ट पूरा अफ्रीका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, मतलब कनाडा, अमेरिका। पर अमेरिका के लोग सबसे एडवांस थे। अमेरिका के लोग बहुत जल्दी समझ गए कि अच्छा ये लोग हमें गुलाम बना रहे हैं,
तो फिर उन लोगों ने क्रांति कर ली, और क्रांति करने के बाद में फाइनली उनके बीच में लड़ाइयां हुई, और फिर अंग्रेजों को वहां से क्या कर दिया गया, भगा दिया गया। ये था। तो हम उनके लिए केवल आरंभ में बाजार थे, और ये बाजार में चाहते थे प्रॉफिट कमाना ज्यादा से ज्यादा, और प्रॉफिट तब भी हो सकता है जब टैक्स क्या हो, कम हो। इसलिए सर थॉमस रो के बाद में कई सारे डेलीगेशन आए, और इनको छोटी मोटी रियायतें मिली भी सही, ले तुम जब तुम्हारा ये पैसा नहीं लगेगा, तुम्हारा ये पैसा नहीं लगेगा। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेज खटकने लग गए थे, ठीक है, हर किसी को। उनको लग रहा था कि नहीं यार, अंग्रेज झूठ बोलते हैं हमसे। अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध तक कभी नहीं कहा कि हमारी कंपनी कितना पैसा कमाती है। अंग्रेज शुद्ध रूप से बिल्कुल, वो अपने नहीं होते कि हमारे वहां पे जो वो पश्चिमी राजस्थान में क्या पूरे राजस्थान के लोगों की आदत है, किसी को भी पूछ लो और भाई कमाई कितनी है, दाल रोटी जितने हो जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं, कितना ही पूछ लो तो दाल रोटी, बस दाल रोटी हो जाती है, बाकी सब ठीक है, दाल रोटी हो जाती है, बाकी सब ठीक है। बस ये उनका फिक्स डायलॉग है। या फिर क्या ले भाई, पैसे पैसे की बात आती है, उनको लगता है कि ये आगे वाला मांग लेगा, जहर खावा नहीं पे को नहीं, जहर खाने को भी क्या नहीं है, पैसे नहीं है। तो अंग्रेजों की सेम आदत थी। अंग्रेजों ने कभी एडमिट नहीं किया कि अंग्रेज कितने पैसे कमा रहे हैं। अंग्रेज हर बात पर जो वो पैसे कमा रहे थे, कंपनी की जो है ना वर्थ बढ़ रही थी, लेकिन अंग्रेज हमेशा रोना रोते रहते, घाटा हो रहा है, घाटा हो रहा है बहुत ज्यादा, इस बार भी प्रॉफिट नहीं है, इस बार भी प्रॉफिट नहीं है, इस बार बहुत। और सारे अंग्रेज एक दूसरे के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते थे, हर सीनियर अपने जूनियर के ऊपर क्या कर रहा था, प्रेशर क्रिएट कर रहा था, और हर जूनियर यही कह रहा था कि यार ऊपर से बहुत प्रेशर है, इस बार प्रॉफिट ज्यादा है, इस बार प्रॉफिट ज्यादा करना है। वो तो बाद में लोगों को पता लगा, और लोगों को पता लगा जब क्राउन ने खुद ने एडमिट कर दिया कि कंपनी की वर्थ हमसे ज्यादा है, कंपनी की आर्मी हमसे भी क्या है, ज्यादा है, कंपनी क्राउन से ज्यादा पावरफुल है। यदि कंपनी चाहे तो क्राउन का तख्ता पलट कर सकता है। पर वो तो क्या है कि इंग्लैंड के अंदर लोगों की सिंपैथी, लोगों का जो वो इज्जत रेस्पेक्ट क्राउन के साथ था, वरना पावरफुल तो कौन थी, कंपनी ज्यादा थी। तब लोगों को पता लगा अच्छा कि साहब ऐसा है। लेकिन फिर भी ये हमेशा इसी जो वो फिराक में रहते थे कि साहब टैक्स। तब इस बात पर जो लगातार डेलीगेशन आ रहे थे, और उसमें एक निर्णायक डेलीगेशन आया, वो आया 1717 में। उस समय मुगल बादशाह है, उसका नाम है फरुख शीह। और सब लकीली इनके साथ में एक डॉक्टर है जिसका नाम क्या है, हैमिल्टन। इसका यहाँ इंडिया से कोई लेना देना नहीं था, इंडिया घूमने आया हुआ था, और ये कलकत्ता आया हुआ था। और इसको जैसे ही पता लगा कि यहाँ के कुछ अंग्रेज दिल्ली जा रहे हैं, तब हैमिल्टन ने कहा यार मैं भी साथ चलना चाहता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ दिल्ली है कैसी, दिल्ली आगरा पूरा जो रूट। तब का चल साथ में। ये आए, और यहाँ पर आते ही जॉन सरमन गया लाल किले में, और लाल किले में कहा मुझे फरुख शेर से मिलना है। तब इसको जवाब मिला कि नो, नहीं मिलेगा वो। ये वापस सेकंड डे गया और कहा मुझे मिलना है, तब वहां पे जवाब मिला नो। ये वापस थर्ड डे गया, इसको जवाब मिला नो, उसके पास अपॉइंटमेंट नहीं है, नहीं मिलेगा वो। ये इस बार जिद खा के आया था, मिल के ही जाऊंगा, क्योंकि बोल के आया था कि या तो मिल के आऊंगा या फिर आऊंगा ही नहीं, सीधा चला जाऊंगा बॉम्बे के माध्यम से कलकत्ता, जवाब नहीं दूंगा यहाँ पे। तो वो यहाँ से अब ये रोज रोज आए, रोज रोज आए, रोज उसको जवाब मिले। फाइनली वहां पर कोई एक अच्छा आदमी था, उसने कहा यार तेरे को कहा है ना कि वो नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा, वो तुमसे मिलने में इंटरेस्टेड नहीं है। उसने कहा सर एक मीटिंग करवा दो 5 मिनट की, बस 5 मिनट तो छोड़ो, 3 मिनट के लिए आप एक बार बात करवा दो, हमें हमारा पक्ष तो रखने दो। तब उसको जो वो जॉन शर्मन को बोला गया तुम्हारा पक्ष यहाँ पर बहुत नेगेटिव है इस समय, वो बहुत नाराज है तुम लोगों से। उसने कहा क्यों? उसने कहा तुम लोग टैक्स नहीं देते यार टाइम पे, जब हमारे अधिकारी आते हैं तुम्हारे पास टैक्स मांगने के लिए, तब तुम उनको भगा देते हो। तब उसने कहा यही तो बात करने आया हूं मैं, कि सर एक्चुअली यहाँ पे फ्रॉड अधिकारी बनकर बहुत ज्यादा आते हैं लोग। कोई भी आ जाता है और वो कहता है कि मैं मुगल अधिकारी हूं और ये टैक्स दो, हम उसको टैक्स देते हैं। उसके बाद में एक अधिकारी और आता है थोड़ी देर बाद में, वो भी कहता है कि मैं भी मुगल अधिकारी हूं। तब हम समझ नहीं पाते कि इसमें से ओरिजिनल कौन था। वरना हम टैक्स तो देते हैं, पर हमसे गलती से हम लोग कई बार फ्रॉड को तो दे देते हैं, और जो ओरिजिनल होता है उसको क्या कर देते हैं हम लोग, जो वो भगा देते हैं, मना कर देते हैं। इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही, इसीलिए एक अपॉइंटमेंट चाहता हूं। तब का पर वो नहीं मिलेगा। उसने कहा साहब मैं इस बार कसम खाकर आया हूं, देखते हैं, देखे आप मुझे नो नो बोलते रहो, मैं रोज आता रहूंगा, कोई नहीं यहाँ पे बैठा रहूंगा, आपकी जिस दिन इच्छा हो उस दिन मिलवा देना। फिर फाइनली ये लंबे समय तक ऐसा स्ट्रगल किया। तो फिर एक दिन एक अधिकारी उसको साइड में लेकर जाता है, मुगल अधिकारी, और वो कहता है सुन, एक्चुअली हम उसको कह भी नहीं सकते कि तू उनसे मिलने आया है, पर ये बात सीक्रेट है, हमने किसी को बता नहीं रखी है, इसलिए प्लीज समझ और जा यहाँ से। उसने कहा मतलब सीक्रेट मतलब आप बता क्यों नहीं रहे हो? उन्होंने कहा कि तू प्लीज किसी को बताना मत, फरुख शेर बीमार है बहुत ज्यादा।
इसलिए वो किसी से मिल नहीं सकता। उसकी इस बीमारी की कंडीशन में हम उससे जाकर कहेंगे कि साहब एक अंग्रेज आपसे मिलने आया है, तो वो तो एक तो अंग्रेजों से वैसे ही नाराज है, ऊपर से कहेगा मेरी तो यहाँ तबीयत खराब है, तुम्हें पड़ी है, मैं अंग्रेजों से मिलूं। तो पूछते हैं साहब तो इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? उसमें क्या छुपाने वाली बात है? ये मुगल है। मुगलों में जैसे ही मुगल बादशाह बीमार होता है तो उसके बेटे युद्ध करना क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। मतलब बीमारी की खबर आते ही सब उसके बेटों को लगता है कि अच्छा पापा मरने वाले हैं, तो फिर जिसको मारना है उसको क्या करें, मारे। क्योंकि शाहजहां बीमार पड़ा था, शाहजहां की बीमारी की खबर को छुपाया गया, लेकिन फिर भी बात लीक हो गई। लीक हो गई तो उसके चारों बेटे थे, चारों अलग अलग डायरेक्शन में थे। मिडिल हिस्ट्री पड़ी हुई है आपके, ठीक है। औरंगजेब यहां पर था, शुजा यहां पर था, ठीक है, मुराद यहां पर था, दारा यहां पर था। और वो जैसे इसकी बीमारी की खबर हुई, इन तीनों भाइयों ने आपस में कांटेक्ट किया और कहा पापा बीमार है, पापा तो जाने वाले हैं। और वो उन्होंने कहा सेना तैयार करो। दारा को जब इसके बारे में पता लगा, दारा ने अपने भाइयों को लेटर लिखी और कहा कि पापा बीमार थे, ये बात सही है, लेकिन अब स्वस्थ है, अब सही हो रहे हैं। लेकिन औरंगजेब बहुत कलाकार था, औरंगजेब इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। औरंगजेब अपने लोगों से, जासूसों से पूछता है पापा है क्या, सबका सब देखा तो नहीं है, पिछले महीने पर से किसी नहीं, पैलेस में ही है। तो औरंगजेब ने अनुमान लगाया कि शाहजहां मर चुका है और शाहजहां को दफना दिया गया है कहीं पर, और ये दारा केवल अपने पावर पूरे जो वो मुझसे इकट्ठे कर रहा है, फिर ये शासन करेगा। इसलिए ये तीनों भाई रवाना हो जाते हैं। ये आता है आर्मी लेकर, ये आता है आर्मी लेकर, ये आता है आर्मी लेकर, और फाइनली इनके बीच में एक जो है वो युद्ध होता है। और वो उसके बाद में जब वो सबको औरंगजेब अपने जो है ना तीनों भाइयों को मार देता है, दोनों दो को मार देता है, एक भागते भागते मर जाता है। और ये सब होने के बाद में फिर पता लगा अगले पापा जिंदा बैठे हैं, तो अब क्या करें, तो उठा के जेल में डाल दो। फिर उसको जेल में डाला गया, फिर वो 8 साल तक जेल में रहा। कितने साल तक? 8 साल तक जेल में बैठा रहा। इसलिए कहा कि फर्रुख शेर की बीमारी की खबर ये थी, मतलब सब लीक हो गई तो यहाँ पर लड़ाइयां स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए तू जा। क्योंकि इस्लाम में उत्तराधिकार का नियम नहीं होता था। हिंदुओं में ये कम से कम जो है वो ये वाली समस्या नहीं थी। हिंदुओं में उत्तराधिकार का क्या था, नियम था। हिंदुओं में फिक्स था कि बड़ा बेटा शासक बनेगा। यदि बड़ा बेटा अयोग्य है, बहुत ज्यादा अयोग्य है, हैंडीकैप है, तो फिर सेकंड का नंबर आता था। वरना राजा खुद चाह कर भी डिसाइड नहीं कर सकता था कि मेरा सेकंड या थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर बेटा बनेगा। सीधी सी बात है, कौन बनेगा? बड़ा वाला। उसका तो एग्जाम्पल अपन देखते हैं, मेवाड़ वाला दिया भी था मैंने एक दिन। जो वो मतलब उदय सिंह ने अपनी मृत्यु के समय अपना उत्तराधिकारी अपने बेटे जगमाल को बनाया था कि मेरा बेटा जगमाल बनेगा, जबकि बड़ा बेटा प्रताप है। बड़ा बेटा कौन है? प्रताप है। और ये नियम होता था अंतिम संस्कार में बड़ा बेटा या फिर उत्तराधिकारी कभी जाता नहीं था, वो सिंहासन के पास में बैठा रहता था कि क्योंकि यदि वो चला जाएगा तो पीछे से कोई आदमी आके सिंहासन पर अधिकार कर लेगा। इसलिए वो लोग जैसे शमशान में गए, शमशान में देखे सब लोग थे इकट्ठे, जितने में किसी ने देखा प्रताप वहीं खड़े थे, घूम रहे थे। तब किसी ने कहा प्रताप यहाँ कैसे है? तब कह रहे हो सकता है इसको पता भी नहीं होगा, इसको किसी ने बताया भी नहीं होगा। तो कह रहे बताओ भाई बताओ, भाई बड़ा बेटा या फिर उत्तराधिकारी यहाँ नहीं आता, वो सिंहासन पे रहता है। तब किसी ने कहा रुको रुको, प्रताप को सब पता है, लेकिन प्रताप यहाँ यहाँ इसलिए है क्योंकि उदय सिंह डिसाइड करके गए हैं कि अगला जो शासक बनेगा वो बनेगा जगमाल। सब लोगों ने कहा शांति रखो शांति रखो, पहले बॉडी का क्रियाक्रम करते हैं। बॉडी का क्रियाक्रम किया, और वो क्रियाक्रम करते ही एकदम से पब्लिक ने कहा कि हम जो है वो मतलब बहुत बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं उदय सिंह का। लेकिन उदय सिंह होते कौन है? ये डिसाइड करने वाले कि अगला शासक कौन बनेगा, ये मेवाड़ है। और मेवाड़ की जनता डिसाइड करेगी कि अगला शासक कौन बनेगा, और अगला शासक बनेगा प्रताप। चूंकि बड़ा बेटा प्रताप है और बहुत योग्य है, इसलिए प्रताप को कहा चलो। तब प्रताप ने उल्टा मना किया, नहीं नहीं मेरी कोई इच्छा नहीं है शासक बनने की, मेरे पापा की इच्छा थी, जो है वो मतलब पिताजी की जो है वो इच्छा थी। तब उन्होंने कहा आप भी नहीं होते हो ये डिसाइड करने वाले, आपके आपकी मान्यताओं को भी नहीं मानते हम। और वो गए सीधा जाके जगमाल का हाथ पकड़ा और कहा ये तेरी जगह नहीं है, साइड में आ। और जगमाल भी समझ गया क्योंकि पूरी पब्लिक थी, और वो चुपचाप साइड में आ गया। इसलिए हिंदुओं में ऐसी लड़ाइयां नहीं होती थी, जबकि इस्लाम में हमेशा ऐसी लड़ाइयां होती थी, चाहे कोई सा भी अपन पढ़ ले। तो खैर इसलिए उसने कहा कि फर्रुख शेर बीमार है, उसने क्या तकलीफ है उसको, उसने कहा, फोड़े हो रखे हैं बहुत ज्यादा, और पता नहीं क्या है, पता नहीं बचेगा कि नहीं भी बचेगा। तब उसने कहा सर यदि आपको, मेरे साथ एक डॉक्टर है मेरी टीम में, उससे एक बार चेक करवा लो। उसने कहा ठीक है मैं बात करके आता हूँ। उसने उससे पूछा, तो ये फर्रुख शेर इतना बीमार था, फर्रुख शेर को जैसे ही कहा कोई कोई अंग्रेज डॉक्टर है, तो उसने कहा बुलाओ यार उसको भी, वो भी क्या पता देख ले। वो आता है, वो उसने आकर उसका ट्रीटमेंट किया तो वो सही हो गया। सही हो गया तो इस बात पर हैमिल्टन ने, इसने जो है वो सरमन ने कहा अब पूरा खेल तेरे हाथ में, उससे दोस्ती कर ले। इस बात पर हैमिल्टन ने फर्रुख शेर से क्या कर ली? दोस्ती कर ली।
ये रोज सुबह शाम आता पट्टी चेंज करने के लिए, प्लस पास में बैठा रहता, बातें करता रहता ट्रांसलेटर के माध्यम से, इधर उधर की। तो धीरे धीरे, और खैर जिस आदमी का इलाज कोई भी डॉक्टर करता है, तो वो उसके मन में तो वैसे उसके प्रति रेस्पेक्ट तो होती ही है। इसने हैमिल्टन ने बहुत ज्यादा ही दोस्ती कर ली, उसको पूरा अपने कब्जे में ले लिया। और फिर एक दिन कहता है सर, तो वो कहता है, फारूक शेर कहता है हाँ बोलो। तब कहता है एक्चुअली मैं तो यहाँ एक डेलीगेशन में आया था, और उस डेलीगेशन का लीडर है, उसका नाम है जॉन सरमन, और वो एक्चुअली आपसे मिलना चाहता है। तो वो कहता है कि यार तू मेरा दोस्त है, पर मैं किसी अंग्रेज को मिलना नहीं चाहता यार, ये लोग टैक्स वैक्स चोरियां करते हैं, बहुत बदमाशियां करते हैं। उसने सर एक बार मिल तो लो प्लीज मेरे कहने पे। तो उसने कहा ठीक है। इस बात पर हैमिल्टन जाता है, सरमन से कहता है कि मैंने तेरा अपॉइंटमेंट फिक्स करवा दिया है, तेरे को जो मांगना है मांगना, और ढंग से मांगना। उसने कहा ढंग से मतलब कि जब अब मांग ही रहा है तो ढंग से ही मांगना, छोटी मोटी तो मत ही मांगना। ये एक बात तो तू जो कहेगा ना वो मान लेगा भले, इतना ये मेरा जो है वो, इतना मेरा ये जो वो मतलब सब मन रखता है। और नेक्स्ट डे लेकर जाता है, और वो इस बात पर जो वो फरूख से कहता है हाँ बोल क्या चाहिए तेरे को। तब उसने कहा सर वही वाली समस्या है कि भाई आपको लगता है कि हम आपके अधिकारियों को टैक्स देते नहीं है, भगा देते हैं, इसलिए प्लीज सर हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, एक वन टाइम टैक्स डिसाइड कर ले 1 साल का पूरे का, ताकि 1 साल का हम आपको एक मतलब एक साथ टैक्स दे, आप हमें इसके बदले में एक लेटर इश्यू करेंगे, और उस लेटर का नाम क्या होगा, दस्तक। और फिर बाकी ताकि उसके बाद पूरे साल कोई जो हमसे टैक्स मांगेगा ही नहीं। उसने कहा चल ठीक है, कितना। तब उसने कहा साहब बंगाल का दे दो आप। और मतलब ऐसे ही जो वो सरमन के मुंह से निकल गया, साहब 3,000 रुपए दे देंगे बंगाल में। और उसी ने कहा मात्र 3,000। वजीर की तरफ देखा, तब वजीर ने कहा साहब कम से कम बंगाल का टैक्स नहीं करते भी जो है वो 50-60 हजार तो आना ही चाहिए, इतना तो आता है जब हम टैक्स वसूलते हैं तो। तब सरमन ने कहा "अरे सर आपको लगता है कंपनी के पास पैसा है, जब कंपनी बहुत गरीब है, हमारे घाटा जा रहा है, 3,000 भी हम तो बचा नहीं पाएंगे"। ऐसे करके रोने ही लग गया बिल्कुल ही। तो फिर फरूख शेर एकदम से कहता है यार, और इधर वो मतलब साहब वजीर कहता है साहब कम से कम 60 हजार होना चाहिए। अब दोनों में गैप क्या था, बहुत ज्यादा था। और उस जमाने में 3,000 60 हजार जितने में हैमिल्टन एकदम से कहता है सर। तो फरूख शेर कहता है हाँ बोल, अब आपके ठीक है राहत है। उसने कहा हाँ राहत है, तो सर प्लीज देख लो ना थोड़ा। फरूख शेर कहता है डन यार, 3,000 में डन, बात खत्म। ये मतलब सरमन ने इसकी आशा नहीं करी थी कभी कि ये मान जाएगा 3,000 में। उस ये 3,000 का मतलब था कंपनी के लिए ऑलमोस्ट फ्री, ऑलमोस्ट क्या है, पर ये मतलब अपने लिए वैसी वाली बात है कि आप एक बार 100 रुपए जमा करवा दो, और फिर पूरे साल आपके टोल टैक्स कहीं पर भी नहीं लगेगा, पूरे इंडिया में आप फ्री घूमो। उसने कहा अच्छा। उसने सर एक और छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि ये व्यवस्था आपने बंगाल में करी है, सर ऐसी कैसी व्यवस्था सूरत में भी कर दो प्लीज। तो वजीर कहता सूरत बहुत बड़ी मंडी है। उसने कहा हाँ सर बड़ी मंडी है, तभी तो हम लोग सूरत के लिए आपको कितने दे देंगे, 10,000 रुपए दे देंगे। फरूख शेर वजीर की तरफ देखता है, वजीर कहता है साहब ये जो सूरत को मतलब कम से कम जो है वो ये वर्थ करता है 2-3 लाख की। फरूख शेर कहता है यार, वापस हैमिल्टन की एंट्री होती है। हैमिल्टन कहता है सर अब कोई ट्रीटमेंट वीटमेंट कर दूं क्या मैं, वापस एकदम सही होता है ये होता है। उसने कहा यार नहीं ठीक है, अब तो यार दर्द बहुत कम हो गया है। तो फिर हैमिल्टन कहता है सर प्लीज देख लो ना। तो फरूख शेर एकदम से कहता है डन यार, 10,000 में कोई नहीं। तो सब 10,000 में सूरत भी डन हो गया, 10,000 में जो है वो क्या क्या डन हो गया, सूरत भी डन हो गया। जितने में एकदम से उसकी हिम्मत वापस बढ़ जाती है। और वो एकदम से सरमन कहता सर एक और बात थी। फरूख शेर ने कहा अब क्या है। उसने कहा, सर ये जो पेमेंट करेंगे ना हम, ये हम खुद हमारे सिक्के बनाते हैं, उन सिक्कों से करेंगे। फरूख शेर ने कहा इस बार तो कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा है। अभी अभी भी अपन इकोनॉमी में पढ़ेंगे, तब अपन इकोनॉमी में पढ़ेंगे 2 प्रकार की करेंसी होती है, सॉफ्ट करेंसी एंड हार्ड करेंसी। ठीक है, सारी कंट्री हार्ड करेंसी एक्सेप्ट करती है, कोई भी सॉफ्ट करेंसी एक्सेप्ट नहीं करती। हम यदि अमेरिका के साथ या मतलब रूस के साथ कोई भी डील करेंगे, तो वो इंडियन रुपया कभी नहीं लेंगे, वो लेंगे डॉलर, डॉलर या यूरो, डॉलर या यूरो, क्योंकि वो हार्ड करेंसीज है। हमारी वाली करेंसी सॉफ्ट करेंसी है। उन्होंने कहा तुम तो चाहते हो तुम्हारे सिक्के चले यहाँ पर। उन्होंने कहा हाँ सर। उसने कहा यार तुम ज्यादा नहीं मांग रहे हो, किसी अलग देश में जाकर ये मांग रहे हो कि यहाँ पर हमारे सिक्के चले। कभी हमारे मतलब जब इंडिया के लोग बहुत रहते हैं अलग अलग कंट्री के अंदर, वो वहां पर डिमांड करे कि हम चाहेंगे कि यहाँ पे इंडियन करेंसी क्या करे, चले। उन्होंने कैसे नहीं हो सकता। तो वापस हैमिल्टन कहता सर ऐसा यार वैसा यार वो। तो उसने कहा चले यार तूने मेरा ट्रीटमेंट किया है, एक काम करते हैं, तुम्हारे सारे सिक्के तो नहीं पर केवल मुंबई टकसाल के सिक्के जो है उनको हम लोग मान्यता दे रहे हैं। और इस प्रकार से इनको जो है वो टकसाल के सिक्कों को क्या मिल गई थी, मान्यता मिल गई थी।
उसके बाद उसने कहा सर एक और बात है। तो फारूक सिर एकदम से मतलब सब भिड़ जाता है और भिड़ कर एकदम से हैमिल्टन की तरफ देखते, एक काम कर, तूने जितना मवाद मेरी बॉडी से निकाला था ना वो वापस अंदर डाल दे। तब से आए हो तब से कह रहे हो ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए, ये कोई तरीका है? तो उसने कहा नहीं 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 सर। फिर एकदम से ऐसा कुछ नहीं सर, हम ये चाहते हैं केवल कलकत्ता के आसपास हमें जमीन खरीदने का अधिकार मिले। तो फरूक सिर कहता तुम मतलब मांग तो कुछ और रहे थे, लेकिन अब यूं ही अपनी बात कंप्लीट करी है, वरना चलो तुम्हारे पास तो जो वो कलकत्ता के आसपास जमीन खरीदने का अधिकार मैंने पहले दिया भी नहीं था, फिर भी तुम लोगों ने गोविंदपुर खरीद लिया, सुल्तानाती खरीद लिया, और कलकत्ता क्या है खरीद लिया। किससे पूछ के खरीदे थे? तो वो कहता है सर वो तो उस समय खरीद लिए थे, पर अब चाहते हैं विथ योर परमिशन। उसने कहा डन यार जा, पर अब कुछ मत मांगना। उन्होंने कहा ठीक है। पर ये इनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा था, इसलिए एक इतिहासकार है जिसका नाम है ऑर्म, उस ऑर्म ने कहा था कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के अंदर मेग्ना कार्टा है। क्या है ये? मेग्ना कार्टा। अब प्रश्न ये आता है कि मेग्ना कार्टा क्या होता है? हिस्ट्री के अंदर ये बार बार टर्म आएगी, मेग्ना कार्टा मेग्ना कार्टा मेग्ना कार्टा। हर चीज में अपन कहेंगे ये मराठों का मेग्ना कार्टा है, ये एजुकेशन का मेग्ना कार्टा है, ये कानून का मेग्ना कार्टा है, ये कंपनी का मेग्ना कार्टा है। मेग्ना कार्टा एक्चुअली एक टर्म है कि 1215 के आसपास जो है वो इंग्लैंड के अंदर एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था जॉन। जिसका नाम क्या था? जॉन। ये निरंकुश था। निरंकुश मतलब ये किसी से पूछता भी नहीं था, ये अपने किसी भी सामंत से सलाह लेता ही नहीं था। इसके दरबार में केवल इसकी चलती थी। इसके दरबार में केवल क्या है? इसकी तरफ एक तरफा, और किसी के बोलने की हिम्मत भी नहीं होती थी। बाकी वाले तो ठीक है बैठे हैं अपने अपने जगह पर, वरना चल केवल एक ही आदमी की रही है, और वो कौन है? जॉन। जैसे अपने जब वो पिछली बार बीजेपी गवर्नमेंट के लिए भी किसी ने कहा था कि 2.5 लोगों की सरकार है, तब लोगों ने ये तो कह दिया कि 2.5 में एक तो मोदी जी है एक शाह है। फिर वो सोशल मीडिया के ऊपर खूब लोगों ने मजाकें बनाई थी, मीम बनाए थे कि ये आधा कौन है? आधा समझ में नहीं आ रहा है। तो कोई कह रहा था राजनाथ सिंह है, उस जमाने में सुषमा स्वराज भी शायद तक जीवित थी, तो कोई ने कहा ये सुषमा स्वराज है, किसी ने कहा अरुण जेटली, लोगों ने अपने अपने लॉजिक लगाए थे। तो खैर जॉन के समय केवल एक आदमी की सरकार थी। किसकी थी? एक आदमी। ये बैठा बैठा कोई भी डिसीजन लेना होता फटाक से डिसीजन ले लेता, सामंत बेचारे बैठे ही रह जाते। तो वो सामंत धीरे धीरे सारे सारे विरोधी हो गए। सामंत ने कहा ये थोड़ी तरीका होता है, लेकिन किसी सामंत की हिम्मत नहीं है कि जॉन के आगे मुंह पर बोल दे। लेकिन जॉन के साइड में आपस में बातें करते और कहते यार इसका पापा भी हमसे जो है वो कम से कम बातें डिस्कस करता था और ये नहीं करता है। तो फिर सारे सामंतों ने मिलकर इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोह कर दिया तो विद्रोह चला 2 साल। 2 साल के विद्रोह के बाद में फाइनली जॉन जीत गया, और सारे सामंत क्या है? हार गए। और जॉन को पता था कि सभी सामंतों को मार नहीं सकता वो, क्योंकि सभी सामंतों को मारेंगे तो पूरी पब्लिक विरोधी हो जाएगी। इसलिए इसने सामंतों को हराया। हराने के बाद में अपने सामने बुलाया और सामने बुलाकर कहा कि वैसे तुम लोगों ने क्राइम तो बहुत बड़ा किया है मेरे अगेंस्ट जाके, लेकिन फिर भी चलो कोई नहीं, मैं इसे तुम्हारी पहली गलती मानता हूं और तुम लोगों को सबको क्या करता हूं? माफ करता हूं, जाओ अपने अपने स्टेट में काम करो। सामंत कहते हैं ठीक है सर, और वो जाके सारे वापस बैठते हैं। बैठने के बाद में सामंत कहते हैं कि चलो हार तो गए, पर यार इसका मतलब ये थोड़ी है कि मर ही गए हम लोग, कुछ तो अधिकार हमारे होने चाहिए। तब उसमें से कोई एक सामंत कहता है कि यार हमें विद्रोह नहीं करना चाहिए था, हमें इससे पहले बात करनी चाहिए थी कि भाई हमारी मांगे क्या है। हम लोगों ने इससे बात तो करी नहीं, और सब आप जो है वो सीधा क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया। इसलिए गलती तो हमारी भी है। तब किसी ने कहा हाँ चलो गलती तो है, पर तुम्हें लगता है कि ये बात से मान जाएगा? उसे क्या फर्क पड़ता है, अपन एक बार प्रयास तो कर ही सकते हैं। तो फिर हमारी मांगे क्या क्या होनी चाहिए? तब मतलब किसी ने कहा एक तो ये मांग होनी चाहिए, एक ये मांग होनी चाहिए, ऐसे करके 5-6 मांगे जैसे ही हुई, तब किसी ने एकदम से क्या करे, एक काम करो लिखो यार इन मांगों को, वरना भूल जाएंगे अपन बाद में। इसलिए एक लेटर पर इन सभी मांगों को लिखा गया, बहुत सारी मांगों को, और बहुत सारी मांगों को लिखकर उसका टाइटल दिया गया था मेग्ना कार्टा। क्या था उसका टाइटल दिया गया था? मेग्ना कार्टा। अब उन्होंने लिख तो ली सारी, अब समस्या ये थी कि अब शेर के गले में घंटी बांधे कौन, जाके जॉन को ये दे कौन? क्योंकि एक आदमी यदि जॉन को देने के लिए जाए तो क्या पता जॉन उसको क्या कर दे, मार दे। इस बात पर सभी ने कहा सब चलते हैं, सबका पक्का। तब क्या तो हो सकता है सबको देखकर वो थोड़ा नाराज हो जाएगा। उसने कहा नहीं, बाकी वाले सारे चैम्बर के बाहर खड़े रहेंगे, अपनी तरफ से 7-8 लोग हैं वो है ना अंदर जाएंगे, और ताकि वो अपने को देख तो लेगा आए तो सारे हैं, और 5-7 को देखेगा तो वो कहेगा अच्छा ये जो इनका डेलीगेशन है देखते हैं। तब हिम्मत करके कहा भाई कौन? तो एक आदमी बेचारा हिम्मत करके उसने मेघना कार्टा अपने हाथ में लिया, चलो मैं दूंगा मेरे हाथ से, पर तुम लोग मेरे साथ में खड़े रहना सारे सारे, ऐसा नहीं हो पीछे हट जाओ। क्योंकि जो आदमी साथ में खड़ा नहीं होगा, जो आदमी आगे जाएगा, जॉन उसको नोटिस करेगा अच्छा इनका नेता कौन है, ये है, और वो उसको आज नहीं तो कल वो टारगेट करेगा। तो वो बाकी उन्होंने कहा नहीं नहीं साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा पक्का साथ खड़े रहना भाई, कहीं ऐसा नहीं हो दमाल की तरह कि सब किराया कौन देगा आगे आए।
तो एक तो कोई आगे तो कोई आया नहीं, तीन क्या हो गए, पीछे हट गए। तो अच्छा तू देगा क्या किराया, तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, सब साथ में खड़े रहेंगे। और वो गए और बहुत डरे हुए से गए थे। लेकिन चैम्बर में जॉन ने देखा बहुत सारे सामंत आ रहे हैं और वो एकदम से अंदर एंटर के अंदर हुए। हालांकि से उनके सामंतों की हालतें खराब थी, लेकिन फिर भी एक सामंत डरते डरते कहता है सर एक्चुअली हमारी कुछ मांगे हैं, बात करनी है आपसे। तो जॉन कहता है बोलो। तो वो कहता है सर वो एक्चुअली बोलने की तो हिम्मत नहीं है इसलिए लिख के लाए हैं, लिख के लाए हैं। तब कहता है अच्छा तो ये तुम्हारी मांगे हैं। तो वो एकदम से लेटर देखता है और उनके सामंतों आंखों की तरफ देखता है, अपना पेन उठाता है और उसके ऊपर साइन करता है, अप्रूव, दिया। तो सामंत हक्के बक्के हो गए। सामंत का सभी कर पढ़ तो लो आप। उन्होंने कहा यार तुमने यदि जो वो लिखा है तो सोच समझ के क्या होगा, लिखा होगा। और इसलिए जॉन बिना देखे ही जो वो कर लेता है, क्योंकि जॉन एक्चुअली समझ गया था कि ये सारे विरोध के मूड में है। यदि मैं इनकी मांगे स्वीकार नहीं करूंगा तो ये वापस जाएंगे और आज नहीं तो एक दो साल बाद में वापस क्या ही करेंगे, विद्रोह करेंगे। इसलिए मांगे मानना ही उचित है। इसलिए सारी मांगे मान ली और सारी मांगे मानने के बाद में कहा हाँ तो ऐसे बात किया करो, तुम्हारी कोई मांग है कोई नहीं, यदि तुम कुछ भूल भी गए हो तो मुझे बाद में बताना, हम उसके अंदर वो मांगे ऐड करते रहेंगे। उसके बाद में इंग्लैंड के अंदर जो भी मांग हुई, सामंतों की हुई सबसे पहले, फिर व्यापारियों की हुई, फिर उसके बाद में किसानों की हुई, फिर उसके बाद में मजदूरों की हुई, वो सारी मांगे उस मेग्ना कार्टा के अंदर क्या है, ऐड होती गई। धीरे 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 ऐड होती गई। इस प्रकार से इंग्लैंड का संविधान बना, जो कि रिटर्न में नहीं है, धीरे धीरे। इसलिए मेग्ना कार्टा टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज लिखें आगे। देखिए फरुखशियर ने कंपनी को कई व्यापारिक रियायतें दी। फरुखशियर गेव मैनी ट्रेड कंसेशंस टू द कंपनी। फरुखशियर ने कंपनी को कई व्यापारिक रियायतें दी। फरुखशियर गेव मैनी ट्रेड फैसिलिटीज या कंसेशंस टू द कंपनी। फरुखशियर ने कंपनी को कई व्यापारिक रियायतें दी, जिसे दस्तक कहा जाता है, विच इज कॉल्ड दस्तक। जिसे दस्तक कहा जाता है। जिसे दस्तक कहा जाता है। क्या क्या है लेकिन, 3,000 रुपए में बंगाल में व्यापार की छूट। 3,000 रुपए में बंगाल में व्यापार की छूट। कस्टम फ्री ट्रेड इन बंगाल फॉर 3,000 रुपीज एनुअली। 3,000 रुपए में बंगाल में व्यापार की छूट। फिर लिखा सेकंड नंबर, कस्टम फ्री ट्रेड फ्रॉम सूरत पोर्ट फॉर ₹10,000 एनुअली। 10,000 रुपए में सूरत बंदरगाह से व्यापार की छूट। 10,000 रुपए में सूरत बंदरगाह से व्यापार की छूट। कस्टम फ्री या टैक्स फ्री ट्रेड फ्रॉम सूरत पोर्ट फॉर ₹10,000 एनुअली। 10,000 एनुअली। लेकिन अंग्रेजों के बॉम्बे टकसाल के सिक्कों को मान्यता दी गई। द कोइंस ऑफ द ब्रिटिश मुंबई मिंट वर गिवन रिकॉग्निशन। अंग्रेजों के बॉम्बे टकसाल के सिक्कों को मान्यता दी गई। द कोइंस ऑफ द ब्रिटिश मुंबई मिंट वर गिवन रिकॉग्निशन। अंग्रेजों को मुंबई टकसाल के सिक्कों को मान्यता दी गई। मान्यता दी गई। ठीक है, फोर्थ नंबर, अंग्रेज कलकत्ता के आसपास जमीन खरीद सकते हैं।
द ब्रिटिश कैन बाई लैंड अराउंड कलकत्ता। अंग्रेज कलकत्ता के आसपास जमीन खरीद सकते हैं। ब्रिटिश कैन बाई लैंड अराउंड कलकत्ता। लेकिन इतिहासकार ओर्म ने इस समझौते को कंपनी का मेग्ना कार्टा कहा है। द हिस्टोरियन ओर्म कॉल्ड दिस सेटलमेंट द मेग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी। इतिहासकार ओर्म ने इतिहासकार ओर्म ने इस समझौते को कंपनी का मेग्ना कार्टा कहा है। इतिहासकार ओर्म ने इस समझौते को कंपनी का मेग्ना कार्टा कहा है। द हिस्टोरियन ओर्म कॉल्ड दिस सेटलमेंट द मेग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी। मेग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी। बस उसी के साथ ही खत्म हो जाता है। लेकिन डैन या डेनिश गुस्ताव फोर्ट था ना इनके पास। गुस्ताव जो वो मूल रूप से डचों का था। मूल रूप से किसका था? डचों का था। देखिए डेनिश 1616 डेनिश डैन डेनिश 1616। ठीक है, 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1616। सोलह सौ सोलह में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। लेकिन मुख्य केंद्र, मेन सेंटर, श्री रामपुर, श्री रामपुर या सेरामपुर, बंगाल। श्री रामपुर या सेरामपुर। एक्चुअली मतलब एक शहर था। क्या वो एसी? क्या वो ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है? अच्छा, ठंड लग रही है। ठीक है, तो अगर ठीक है, एक शहर है जिसका नाम क्या था? मूल रूप से इसका नाम श्री रामपुर था। अंग्रेजों से सिर्फ श्री रामपुर बोला जाता नहीं था, वो उसको बोलते थे सी रामपुर। और धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या किया कि यहाँ पर जो वो बोर्ड लगा दिए, स्कूल खोले, उनके ऊपर भी लिख दिया से रामपुर, सी रामपुर, ये हो गया। और ये लास्ट में शेरामपुर के नाम से ही पॉपुलर हो गया। लेकिन अभी कुछ सालों से वहां के लोकल लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस शहर का नाम वास्तव में श्री रामपुर था, लेकिन अंग्रेजों ने इसको कर दिया था से रामपुर या सी रामपुर, इसलिए इसका नाम बदला जाए वापस, इसलिए बदल भी रहे हैं। और ये एक जो वो छुटपुट घटनाएं भी हुई थी, जैसे जिस दिन राम मंदिर का जो हुआ था उद्घाटन, उस दिन यहाँ पर कुछ लोगों ने ऐसे बोर्ड लगे हुए थे जिसके ऊपर लिखा हुआ था सी रामपुर या से रामपुर, वो लोगों ने उखाड़ कर क्या कर दिए थे? फेंक दिए थे। उसके बाद में कलेक्टर को और जाके नोटिस वोटिस दिए थे कि साहब इस यहाँ पर जो वो सही नाम के साथ जो है वो यहाँ पे बोर्ड लगाए जाए। क्या हमारा दुर्भाग्य देखो, अंग्रेज गए हुए 75 साल हुए, लेकिन हम अभी भी उनके द्वारा जो है वो गलत उच्चारण किए हुए नाम का क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। तो ये श्री रामपुर है। देखिए, यह ईसाई मिशनरियों का प्रमुख केंद्र था।
It was main center of the Christian missionaries. यह ईसाई मिशनरियों का प्रमुख केंद्र था. It was the main center of Christian missionaries. ईसाई मिशनरियों का प्रमुख केंद्र था. लेकिन मिशनरीज ने या मिशनरियों ने इसे शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया था. मिशनरीज डेवलप्ड इट एज अ एजुकेशन हब या सेंटर. मिशनरियों ने इसे शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया था. शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया था. मिशनरीज डेवलप्ड इट एज अ एजुकेशन सेंटर या एजुकेशन हब. शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया था. लेकिन यह तात्कालिक समय में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र था. इट वॉज द लार्जेस्ट एजुकेशन सेंटर इन कंटेम्परेरी टाइम. यह तात्कालिक समय में, अब तो नहीं है पर उस टाइम पे एक बार तात्कालिक समय में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था. शिक्षा, एजुकेशन, शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था या सबसे बड़ा केंद्र था. यूरोपियंस की कुछ आदतें बहुत अच्छी थी, होती है, वो थी, आज भी है, कि हम लोग सारी चीजें जैसे एक साथ ऐसे यूं कर लेते हैं. उन्होंने क्या किया, कलकत्ता को डेवलप किया और कलकत्ता के दो दो भाग बना दिए. एक जहां पर शुद्ध रूप से जो भारतीय रहते थे वो वाला भाग, एक शुद्ध रूप से जहां पर अंग्रेज रहते थे वो वाला भाग. आज भी आप कलकत्ता में जाओगे तो ये फर्क रात दिन, शायद अच्छा भी नहीं होगा शब्द क्या कहें, लेकिन फिर भी यही होती है उपमा, इतना फर्क दिखता है. जहां अंग्रेज रहते थे वो इलाका बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर, यदि आप में से कोई कलकत्ता गया हुआ है तो. और जो बाकी वाला इलाका है वो इतना गंदा है जिसकी कोई हद नहीं है. कोई ढंग का आदमी उल्टी कर करके मर जाए. कलकत्ता कोई घूमने लायक शहर नहीं है. अब वो कलकत्ता के अंदर क्या होता है कि अपन लोग बचपन से देखते आ रहे हैं फिल्मों में वगैरह कि हावड़ा ब्रिज, हावड़ा ब्रिज. अब हावड़ा ब्रिज किसी जमाने में था, किसी जमाने में यूनिक रहा होगा. आजकल तो कहते हैं वापस वहां पे सुधार किया गया है, वरना बीच में तो हावड़ा ब्रिज के बारे में लोग यूं कहते थे भाई हावड़ा ब्रिज को आपको एंजॉय करना है तो हावड़ा ब्रिज की इस साइड उतर जाओ, मतलब गाड़ी से, टैक्सी से, जो भी है, उसके बाद पैदल पैदल उसको क्रॉस करो. और आप पैदल पैदल क्रॉस करोगे तो उस साइड पहुंचोगे तो आपको नीचे हुगली नदी पूरी और हावड़ा ब्रिज का लुत्फ आएगा. पर ये था पहले. हावड़ा ब्रिज में जो बीच में अगर गाड़ियां चलती है, बाकी दोनों तरफ फुटपाथ है, फुटपाथ टाइप से बना रखा है, वहां पे रिक्शे पड़े हुए रहते हैं, रिक्शे ऐसे ऐसे बॉक्स, उनके ऊपर मजदूर और गरीब लोग सोए हुए रहते हैं, उनके ऊपर इतनी मक्खियां भिनभिनाती रहती है कि उनको देखकर आपको लगता है कि जिंदा भी है कि मर गया. और आदमी खड़ा होकर देखना पड़ता है क्योंकि कुपोषण इतना ज्यादा है कि बिहार झारखंड साइड में लोगों के वजन है बेचारों के 30 किलो और 35 किलो और 45 किलो, और ये पसलियां साफ दिख रही है, पहनने के लिए शर्ट नहीं है. और वो मतलब डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक्सरे वैक्सरे की जरूरत पड़ती ही नहीं, डायरेक्ट ही देख लेता है कि भाई क्या है. ठीक है. तो गरीबी बहुत ज्यादा है, गरीबी वहां पे क्या है, बहुत ज्यादा है. और वहां पे आदमी उल्टियां कर करके मर जाए. क्योंकि मैं एक बार गया था तब मैंने कहीं एक बार पढ़ा हुआ था कि भाई हावड़ा ब्रिज को पैदल ऐसे घूमो और इसको एंजॉय करो. तब हमारे लिए वो जो कार वो था टैक्सी वाला था, उसने कहा कि सर आपको तो उतार तो दूंगा मैं, पर फिर मेरे को कार जो है ना बीच में तो रोकने की परमिशन है नहीं, तो मैं उस साइड जाके खड़ा रहूंगा. और कोई मतलब नहीं है सर. मैं नहीं, फिर भी उतार. फिर उतरे थे, पर उतरते 2 1 मिनट में ही समझ में आ गया कि नहीं नहीं उतरने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इतनी गरीबी है वहां पे. तो वो था. तो इसलिए अंग्रेजों ने ये मतलब ये सेंटर पूरे अलग रखे, विक्टोरिया साइड का अलग रखा. सैनिकों के लिए कलकत्ता से 30 किलोमीटर दूर अलग से एक अलग ही शहर बना दिया था जिसका नाम क्या था, बैरकपुर. शहर बनाया नहीं था, ये केवल एक आर्मी एरिया था, पर आर्मी जहां पर रहती है उस जगह को कहते हैं बैरक्स, इसलिए शहर का नाम पड़ गया था बैरकपुर. और फिर उससे थोड़ा आगे और इन्होंने, डेनिश ने पहले से ही डेवलप कर रखा था श्रीराम को, मतलब श्रीरामपुर को एजुकेशन हब के रूप में. इसलिए अंग्रेजों ने भी अपनी सारी स्कूल, अच्छे अच्छे कॉलेज वगैरह कहां पे खोले, श्रीरामपुर के अंदर. और ये ऐसे करके एक एक जो एजुकेशन हब के रूप में डेवलप हो गया था पूरा पूरा. लेकिन इन 1853 दे सोल्ड
all their business to the British and went to Denmark. They sold all their business to the British and went to the, went to Denmark. (1853) में अपना सारा व्यापार अंग्रेजों को बेचकर डेनमार्क चले गए। (1853) में अपना सारा व्यापार अंग्रेजों को बेचकर कहाँ चले गए थे? ये डेनमार्क चले गए थे। क्योंकि हमें पता है 1857 में भारत के अंदर हुई एक क्रांति। क्या हुई थी? क्रांति। आपको क्या लगता है इस क्रांति के कारण हाथों हाथ कुछ महीनों में जो वो मुल्क बने होंगे? नहीं। अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा था, अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा शुरू से था, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ ये गुस्सा खुलकर सामने आया 1848 के बाद में, एकदम से। 1848 में यहाँ पर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है डलहौजी। इसका नाम क्या है? डलहौजी। और वो डलहौजी यहाँ पर अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं हड़प नीति, वो लागू करता है और इसके बाद में रियासतों को हड़पना क्या करता है? स्टार्ट करता है। अब किसानों में गुस्सा पहले से था, मजदूरों में गुस्सा पहले से था, व्यापारियों में गुस्सा पहले से था, जमींदारों में गुस्सा पहले से था। ठीक है, अब एक्चुअली जो ये सब जिन जिन की रियासतें हड़पी उनके अंदर भी क्या था? गुस्सा था। इसने क्या किया? तंजौर का राजा है उसका टाइटल छीन लिया। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर है उसका टाइटल छीनने का क्या किया? प्रयास किया। इसने प्रयास किया कि आज के बाद में बहादुर शाह जफर अपने नाम के आगे बादशाह लगाएगा ही नहीं। इसलिए सारे के सारे मुस्लिम नाराज थे और किसी न किसी कारण से पूरा भारत ही नाराज था। और उस समय भारत की स्थिति 1850 के आसपास ऐसी हो गई थी कि ये एक धधकते हुए ज्वालामुखी के ऊपर बैठा था। और इस चीज को अंग्रेज भी समझ रहे थे, भारतीय भी समझ रहे थे, और बस ये था कि ये कभी भी ज्वालामुखी फट सकता है, कभी भी। और ये ज्वालामुखी फटा 1857 में। और इस चीज का एहसास इनको, डैन को, पहले ही हो गया था। इसलिए डैन अधिकारी एक दिन कहीं से घूम घाम के आता है, बाकी वाले जितने भी डैनिश होते हैं बड़े बड़े अधिकारी उन सबको बुलाता है और वो बुलाकर कहता है कि मैंने आज एक स्पेशल पर्पज से मीटिंग बुलाई है। तो वो बाकी वाले कहते हैं सर कैसे? तो कहते अपने यहाँ पे व्यापार कैसा चल रहा है? तो ठीक चल रहा है। कितना प्रॉफिट है? ठीक ठाक है। तो पुलिस ने कहा देखो तुम्हें पता है भारत के लोग आजकल अंग्रेजों से भयंकर नाराज है और ये अंग्रेजों को मारेंगे एक दिन। तो डैन और अंग्रेज आपस में जो वो सब दुश्मन थे, तो डैन इस बात से खुश हो जाते हैं बाकी वाले और कहते सही है ना सर, मारेंगे तो मजा ही आएगा अपने तो। उसने कहा बेवकूफ थोड़ा दिमाग लगाया कर, सीरियस रहे थोड़ा। उसने कहा सही है सर, मेरी तो इच्छा होती है कि भारतीय सारे मिलकर इन अंग्रेजों को क्या कर दे, मार दे बुरे तरीके से, मजा आ जाएगा भाई साहब देखने का। उसने कहा बेवकूफ, ये तो हमें पता है कि हम डैन है, ये अंग्रेज है, वो डच है, वो पुर्तगाली है, वो फ्रांसीसी है। इन सब के लिए, भारतीयों के लिए अपन लोग सब एक ही है, गोरे। क्या है? गोरे। इसलिए ये क्रांति होती है और यदि ये अंग्रेजों को मारेंगे तब ये ध्यान रखना कि वो साथ साथ हमें भी मारेंगे। अंग्रेज तो फिर भी मतलब इतने पावरफुल है कि अपना प्रोटेक्शन मतलब थोड़ा बहुत कर लेंगे, कुछ उनको जुगाड़ देख लेंगे। हम कहां जाएंगे? हम तो गेहूं के साथ जैसे गुण पिसती है ना, वैसे यहाँ पे क्या है, पीसे जाएंगे। क्यों? क्रांति होगी तो उसमें हम भी मारे जाएंगे। उसने कहा हाँ सर ये बात तो सही है। क्योंकि अपने यहाँ पर भारत में मतलब अभी भी देख लो, गांवों के अंदर अभी भी लोगों को फर्क पता नहीं है। जैसे अंग्रेज कौन से होते हैं, फ्रांसीसी कौन से होते हैं, स्पेन के कौन से हैं, पुर्तगाल के कौन से हैं, वो तो कोई भी यूरोप के आदमी को देख के एक ही काम कहते हैं, कौन है? गोरो है। बस गोरा है, बात खत्म हो गई। इसलिए हम मारेंगे सबको। तो उसने कहा फिर आपका सुझाव क्या है? उसने कहा मेरा सुझाव तो ये, फटाफट अपना यहाँ पे व्यापार बेचो, निकलो यहाँ से, जान बचाओ। तो फिर उसने कहा चलो ठीक है सर। इस बात पर इन्होंने खुद ने, डेनिश ने अंग्रेजों से कांटेक्ट किया और कहा सर हम इंडिया से जाना चाह रहे हैं, हमारे कुछ जो है वो छोटे मोटे सेटलमेंट है, आप रख लो और जो आपकी इच्छा उतने पैसे दे दो। इसलिए इन्होंने पैसों की मांग भी नहीं करी। इन्होंने तो कहा जितने जितना थोड़ा देना है उतना ठीक कर लो, दे दो और आप रख लो। अंग्रेजों ने क्यों? उन्होंने कहा सर ऐसे इतना को, मतलब इतना को बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं है। और ये बेच बाच के चले गए। तो बेच बाच के गए तब मतलब वहां पर डेनमार्क में इनकी आलोचना हुई। उनका जो मेन अधिकारी था उसकी आलोचना हुई, उसके ऊपर आरोप लगाए गए, उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया, तू ऐसे कैसे डर गया, भाग गया। उसने कहा सर वहां क्रांति होती होगी, लोग मारे जाएंगे।
उसके ऊपर तो वो कार्रवाई चल ही रही थी और जितने में यहाँ क्रांति हो ही गई, और क्रांति के अंदर हजारों अंग्रेज जो है वो मारे गए, और प्लस साथ में जो भी थोड़े बहुत बाकी वाले भी थे वो भी मारे गए। तब इस बात पर उसने कहा, मैंने कहा था ना। तब सबने कहा, अरे यार ये तो हीरो है, नायक है, भोपो है, दिखे ने पहला हूं कि इसको तो पहले से क्या करता है, दिखता है। तब उसने कहा कि यदि नहीं आए होते ना तो हम सारे लोग वहीं पर मारे जाते, क्योंकि हमारे पास तो उनसे लड़ने के लिए कुछ था ही नहीं। तो फिर उसको वहां पर नायक बनाकर पेश किया गया। इसलिए डैन की हिस्ट्री इंडिया में बहुत ही कम है। चलिए नेक्स्ट, फ्रांसीसी, मेन कॉम्पिटिटर। फ्रांसीसी 1664 या 68, कुछ भी लिख लें, एक ही बात है। फ्रांसीसी, ठीक है। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1664 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है, यह एक सरकारी नियंत्रण वाली व्यापारिक कंपनी थी। इट वॉज अ गवर्नमेंट कंट्रोल ट्रेडिंग कंपनी। यह एक सरकारी नियंत्रण वाली व्यापारिक कंपनी थी। यह एक सरकारी नियंत्रण वाली व्यापारिक कंपनी थी। इट वॉज अ गवर्नमेंट कंट्रोल ट्रेडिंग कंपनी। यह एक सरकारी नियंत्रण वाली व्यापारिक कंपनी थी। इट वॉज अ गवर्नमेंट कंट्रोल ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, हालांकि यह एक निजी कंपनी थी, ऑल्दो इट वॉज अ प्राइवेट कंपनी। हालांकि यह एक निजी कंपनी थी, ऑल्दो इट वॉज अ प्राइवेट कंपनी। वो तो अपने क्या कितना सिलेबस में भी नहीं है, इसके सवाल ना तो प्री में आते हैं, ना इसके सवाल कोई मेंस के एग्जाम में आते हैं, कहीं नहीं आते हैं। ये तो कोई ऑप्शनल होता है किसी का हिस्ट्री, तो वहां पे अपन पढ़ते हैं कि भाई अपन देखेंगे कि भारत के अंदर इंग्लैंड और फ्रांसीसियों के बीच में कंपटीशन था, और जिस समय उपनिवेश बनाने के लिए इंग्लैंड निकला और जिस समय उपनिवेश बनाने के लिए फ्रांस निकला, उस समय आपको पता है वास्तविकता में फ्रांस ज्यादा स्ट्रांग था। फ्रांस की कंडीशन जो है वो ज्यादा अच्छी थी, और पूरे यूरोप के अंदर जो सबसे पावरफुल नेशन यदि कभी भी कोई भी रहा था तो वो कौन सा, फ्रांस था। इंग्लैंड की हिस्ट्री तो इतनी ग्लोरियस थी भी नहीं, पहले थी पर इतनी नहीं थी। ठीक है, पूरे फ्रांस के अंदर जितने भी मतलब अच्छे अच्छे लोग थे, पैसों वाले लोग थे, वो सब फ्रांस को कॉपी करते थे पूरे यूरोप में। इवन इंग्लैंड के अंदर तो 17 18 सेंचुरी तक जितने भी पढ़े लिखे लोग, एलिट लोग, वो है ना फ्रेंच बोलते थे। ये बड़ा अजीब सा लगता है कि आज जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अंतरराष्ट्रीय लैंग्वेज इंग्लिश है, उसको किसी जमाने में गंवारों की भाषा बोलते थे, जैसा इंग्लिश गंवार बोलते हैं। इसलिए मतलब इंग्लैंड की रॉयल फैमिली तो अभी तक फ्रेंच बोलती है। उनको लगता है कि जो भी एलिट क्लास के लोग हैं, जो भी सुपीरियर लोग हैं, वो तो क्या बोलते हैं, फ्रेंच। तो वो करते थे। ठीक है, तो कल्चर वाइज फ्रांस बहुत स्ट्रांग था, पावर वाइज भी फ्रांस स्ट्रांग था। ठीक है, और हर हिसाब से फैशन वाइज तो फ्रांस स्ट्रांग था, स्ट्रांग है। आज भी पूरी दुनिया की फैशन पेरिस से डिसाइड होती है, कि पेरिस में क्या चल रहा है वही पूरी दुनिया में चलेगा। ठीक है, सारे कल्चर जो है वो फ्रांस से आते थे, इसलिए फ्रांसीसी हमेशा से अपने आप को इंग्लैंड से थोड़ा सुपीरियर समझते थे। लेकिन समय का चक्र है, जब ये दोनों कंट्री जो एक साथ निकली अपने अपने उपनिवेश बनाने के लिए, तो ज्यादा तगड़ा दावा फ्रांसीसियों का था। लेकिन फ्रांसीसी थोड़े लेट थे। लेकिन फिर भी लेट होने के बावजूद भी ये था कि फ्रांसीसी फिर भी जीत जाएंगे, लेकिन फ्रांसीसी जीत नहीं पाए, फ्रांसीसी हार गए, और बहुत बुरे तरीके से हारे। इन्होंने जहां जहां अधिकार करने का प्रयास किया, वहां पे सबको मतलब वहां पर सब जगह पर इनको जो है वो अंग्रेजों ने हराया।
फ्रांसीसियों ने इसका बदला लिया अमेरिका का साथ देके, ठीक है ना। कनाडा में जो जो फ्रांसीसियों को हराया अंग्रेजों ने, भारत के अंदर हराया अंग्रेजों ने, अफ्रीका के अंदर हराया अंग्रेजों ने, तो सब इसका बदला लेने के लिए फ्रांसीसियों ने कहा अब अपन क्या करें। तो फिर वो बस वो जो फ्रांसीसियों को वो था कि नहीं तो खाऊंगा और ना खाने दूंगा। भाई अब ये मैं तो इसको खा नहीं सकता, तो मैं इसको तो खाने क्यों दूं, तो ठोकर मार के गिरा दो। तो सब गिराया अमेरिका को, गिराया क्या है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका के ऊपर फ्रांस भी अधिकार करना चाहता था, अमेरिका के ऊपर जब वो अंग्रेज भी अधिकार करना चाहते थे। और फिर अंग्रेजों को, इनको फ्रांसीसियों को समझ में आ गया था कि अपन जो अमेरिका पे अधिकार नहीं कर सकते, लेकिन ये अंग्रेज कर सकते हैं, तो फिर अंग्रेजों को क्यों ही होने दो। इसलिए फ्रांसीसियों ने साथ दिया अमेरिका के लोकल लोगों का, और लोकल लोगों को साथ देके वहां पे अमेरिका सॉरी इंग्लैंड को हराया, और वो इंग्लैंड को हरा के वहां से भगाया, और इस प्रकार से अमेरिका आजाद हो गया। तो फिर इनकी लड़ाई बहुत लंबी है। तो इनके बीच में आज भी फ्रांसीसियों और इंग्लैंड के लोगों के बीच में नफरत बहुत ज्यादा है। ये नफरत कभी कम हुई नहीं आज तक भी। इसके पीछे जो, तो फिर भी नफरत कम होने के पीछे थोड़ी बहुत तो कम हुई है किसी न किसी कारण से। वो ये था दोनों वर्ल्ड वॉर दोनों ने साथ में मिलकर लड़े। वर्ल्ड वॉर में फ्रांस और इंग्लैंड दोनों एक साथ में थे, पर वो तो इसलिए थे क्योंकि इन दोनों का कॉमन दुश्मन एक ही था, और वो था जर्मनी। और इसलिए फ्रांस को जानबूझकर इंग्लैंड का साथ देना पड़ता था, क्योंकि जर्मनी और फ्रांस आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं, और ये जर्मनी वाले इतने नकटे हैं, इतने बदमाश है कि ये जब जाए तब फ्रांस के अंदर घुसकर फ्रांस को मार पीट के आ जाते थे। इसलिए जब ये बात है कि फ्रांसीसियों से पूछा गया कि तुम नफरत करते हो इंग्लैंड से, बिल्कुल। तुम नफरत करते हो जर्मनी से, बिल्कुल। बताओ ज्यादा नफरत किससे करते हो, सबका जर्मनी से। इंग्लैंड मतलब दूर है, इंग्लैंड क्या है, दूर है, ये जर्मनी पास में बैठा है। इसलिए वर्ल्ड वॉर में जब इनका एनिमल एक ही दुश्मन था, फिर वही वाली कहावत अपन कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन क्या हो जाता है, दोस्त हो जाता है। इसलिए दोस्त होके दोनों हर बार साथ में लड़े। लेकिन आज भी ये रेस्टोरेंट में जो साथ में टेबल शेयर नहीं करते। ये जैसे अंग्रेज आएंगे, देखें यहाँ पे मतलब सब जो वो मतलब फ्रांसीसी बैठे हैं उस कॉर्नर में जाके बैठेंगे, इधर से उस कॉर्नर में बैठेंगे। ये था। इसके पीछे मेन कारण ये है कि ये हार गए, और ये वाली लड़ाई हार गए, उपनिवेश वाली। इसका इनको आज भी मलाल है कि भाई हम क्या हो गए थे वहां पे, हार गए थे। पर खैर इंडिया में इन्होंने अच्छी खासी टक्कर दी। लेकिन फिर अपन कहते हैं कि फ्रांसीसी हारे क्यों, तब उनका सबसे मेन कारण है कि एक्चुअली ये एक प्राइवेट कंपनी थी, लेकिन फिर भी उसके ऊपर गवर्नमेंट का जो कंट्रोल क्या था, बहुत ज्यादा था। और जहां पर गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है, उसके हारने की संभावनाएं भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। प्राइवेट कंपनी की हमेशा एक फितरत होती है, प्राइवेट कंपनी व्यक्ति विशेष को महत्व नहीं देती, प्राइवेट कंपनी प्रॉफिट को महत्व देती है। प्राइवेट कंपनी के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता कौन है कौन नहीं है। यदि इस आदमी की वजह से कंपनी को घाटा हो रहा है, आदमी बाहर। इस आदमी की वजह से कंपनी को ये लॉस हो रहे हैं, उस आदमी का अधिकार खत्म। ठीक है। जबकि सरकारी में ये होता है कि जैसे सरकारी नौकरी कि अब कुछ नहीं हो सकता। अब आप देख लो कि सब प्राइवेट में और मतलब सरकारी में कितना फर्क होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं, तो आपको एक बैंक का खाता खुलवाना है, आप इनसे कांटेक्ट करो किसी से, आईसीआईसी से, ठीक है, कोई ऐसी कोई भी बैंक, एचडीएफसी से, वो आपका खाता खोलने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे। आप जब कहो तब वहां आ जाएंगे, आपके घर पे आप जब कहो तब आ जाएंगे, और बिल्कुल शॉर्ट टाइम में आपका जो वो करवा के, और बिल्कुल आपको, यदि आपका खाता थोड़ा बहुत भी एक्टिव है, तो आपको एक आदमी हमेशा आपसे कांटेक्ट करता रहेगा, सर कोई प्रॉब्लम वगैरह ये। अपने छोटा मोटा मतलब कोई काम हो तो सीधा घर पे आता है, आपके ऑफिस आता है, वो आता है। एसबीआई में चले जाओ आप, लाइन में लगना रहना पड़ता है, लाइन में लगो लगो लगो, और एंड टाइम पे चलो, क्या है, पासबुक के प्रिंटर खराब है, लंच टाइम है, कल आना, सर्वर डाउन है, उस तारीख को आना, ये अभी नहीं हो सकता, ये तो बस वही। इसके ऊपर गवर्नमेंट कंट्रोल इतना ज्यादा कर दिया गया था कि ये प्राइवेट कंपनी होते हुए भी अपनी परफॉर्मेंस अच्छे तरीके से कर नहीं पा रही थी। वो तो अभी अपन देखेंगे भाई कितना एक यहाँ पर अच्छा योग्य आदमी था, उसका उन्होंने पीक टाइम पीरियड में पॉलिटिक्स का शिकार होकर उसका ट्रांसफर कर दिया, इसी वजह से ये इंडिया हार गए। हालांकि हमारे लिए तो बहुत अच्छा है कि फ्रांसीसी हार गए, क्योंकि यदि अपन इमेजिन करें कि यहां पर फ्रांसीसी जीत गए होते तो आज भारत कहां होता, तो आज भारत गर्त में होता। क्योंकि देखो, तो वैसे गुलामी तो अपने आप में बुरी होती है, मतलब हमें किसी गुलाम बनना ही नहीं था, लेकिन फिर भी भाग्य में लिखा हुआ ही था कि इंडिया किसी का उपनिवेश रहेगा, किसी का गुलाम रहेगा 2 सालों तक। तो फिर इनमें सबसे अच्छे कौन थे, उनमें सबसे अच्छे अंग्रेज थे। फ्रांसीसी जहां जहां गए वहां आज भी कुछ भी नहीं है, या पुर्तगाली वगैरह कुछ भी। लेकिन अंग्रेज जहां जहां रहे, वो सारे देश आज की तारीख में विकासशील है, या फिर या तो विकसित है या फिर विकासशील है।
जैसे कनाडा, जो अंग्रेजों की कॉलोनी था, तो अब वो आज की तारीख में एक डेवलप्ड है। ऑस्ट्रेलिया अंग्रेजों के अंडर में था, तो आज की तारीख में क्या है, डेवलप्ड है। इंडिया अंग्रेजों के अंडर में था, साउथ अफ्रीका इंडिया के अंडर में थे, तो ये आज डेवलपिंग जो है वो कंट्री है, विकासशील है। तो कहते हैं कि भाई बुरे में से बुरा, मतलब बुरे में से अच्छा देखना है, तो वो अंग्रेज थे। वो कौन थे, अंग्रेज थे। तो ये एक सरकारी नियंत्रण वाली कंपनी थी। ठीक है, इसकी स्थापना, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड, इसकी स्थापना मंत्री कॉलबर्ट के प्रयासों से हुई थी। It was established with the efforts of Minister Colbert. It was established with the efforts of Minister Colbert. इसकी स्थापना मंत्री कॉलबर्ट के प्रयासों से हुई थी। मंत्री कॉलबर्ट के प्रयासों से हुई थी। मिल गया। इसकी स्थापना के समय फ्रांस का शासक लुई 14 था। द किंग ऑफ फ्रांस, द, 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 द किंग ऑफ फ्रांस वॉज एट दैट टाइम लुई 14। इसकी स्थापना के समय फ्रांस का शासक या सम्राट लुई 14 था। लुई 14 था, लुई 14। ठीक है, तो ये भी ऐसे प्रश्न आता रहता है कि भाई मतलब जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, फिर ऑप्शन ए लुई 13, ऑप्शन बी लुई 14, ऑप्शन सी लुई लुई 15 एंड ऑप्शन डी लुई 16। तब अपने को पता होना चाहिए किसके समय हुई थी, 14 के समय। ये वहां का शासक था। हालांकि इसकी जो है वो मतलब परमिशन से ही हुई, लेकिन इसमें मेन एफर्ट उसका एक मंत्री था जिसका नाम क्या था, कॉलबर्ट। कॉलबर्ट ने इसका, तो तभी कॉलबर्ट ने क्या किया कि इसके ऊपर अपना कंट्रोल इतना ज्यादा रखा, इसी कारण से ये कंपनी डूब गई बाद में। लेकिन 1668 सूरत में पहला कारखाना स्थापित किया गया। फर्स्ट फैक्ट्री वॉज established एट सूरत। तो सूरत में अंग्रेजों की फैक्ट्री और फ्रांसीसियों की फैक्ट्री के बीच में 55 साल का फर्क है। कितने साल का फर्क है। उन लोगों ने अपनी फैक्ट्री परमानेंट स्टेब्लिश कर दी थी 1613 में, इन लोगों ने करी है 1668 में। ठीक है, 1669, 1669। सेकेंड फैक्ट्री वॉज established इन मसूलीपट्टनम। दूसरा कारखाना मसूलीपट्टनम या जो मछलीपट्टनम में लगाया गया। दूसरा कारखाना मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में लगाया गया, या मछलीपट्टनम में लगाया गया। देखिए 1673 में इन्होंने शेर खान लोदी वालीकोंडापुरम के राज्यपाल से या के गवर्नर से पुदुचेरी गांव खरीदा। In 1673, they purchased Puducherry village from Sher Khan Lodi, governor of Valikondapuram. वालीकोंडापुरम।
शेर खान लोधी वालीकोंडापुरम के राज्यपाल से या गवर्नर से पुदुचेरी या पुडुचेरी गांव खरीदा? पुदुचेरी गांव खरीदा। लेकिन फ्रैंको मार्टिन ने इसे पौंडीचेरी के रूप में विकसित किया। फ्रैंको मार्टिन ने इसे पौंडीचेरी के रूप में विकसित किया। फ्रैंको मार्टिन डेवलप्ड इट एज पौंडीचेरी एंड बिल्ट फोर्ट लुई हियर। फ्रैंको मार्टिन ने इसे पौंडीचेरी के रूप में विकसित किया और यहां फोर्ट लुई का निर्माण करवाया। फ्रैंको मार्टिन डेवलप्ड इट एज पौंडीचेरी एंड बिल्ट फोर्ट लुई हियर। पौंडीचेरी। अच्छा, पौंडीचेरी का या फिर इस शहर का वर्तमान में ऑफिशियली नेम क्या है? पुदुचेरी। वर्तमान में वापस क्या नाम है इसका? पुडुचेरी या फिर पुदुचेरी। क्योंकि इसमें सबसे मेन रूप से जो है इसमें आंदोलन करने वाले लोग मद्रास के थे। उन्होंने कहा था कि भाई हमारा नाम जो है वो चेंज करो, हमारा नाम हम ये जो है वो रहने नहीं देंगे। आज से 28 साल पहले इसका जो है वो एक जो वर्डिक्ट आया। बाकी वालों को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। बाकी वालों को तो ये था कि भाई जो है ना, पुद्दू का कर दिया पौंडी, मुंबई का कर दिया बॉम्बे, कलकत्ता का कैलकाटा, इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब इन लोगों ने, मद्रास वालों ने ये मांग रखी, तो फिर सेकंड नंबर इसमें जुड़ गए जो वो बॉम्बे वाले। बॉम्बे वालों की एक्चुअली क्या था, धार्मिक भावनाएं थी, क्योंकि वहां पर मुंबा माता का मंदिर है और वो उसी मंदिर के कारण से इसका नाम था मुंबई। इसलिए उन्होंने कहा, तो इनका इनका दोनों का नाम एक साथ चेंज हुआ। इन दोनों का नाम चेंज हुआ तो फिर कलकत्ता के लोगों ने और पुदुचेरी के लोगों ने, इन्होंने भी जो अपने साथ जो आंदोलन किए, हमारा नाम भी क्या करो, वापस चेंज करो पुराना। इसलिए इसका वापस पौंडी का कर दिया गया पुदुचेरी। तो पुदुचेरी में फोर्ट लुई का निर्माण करवाने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम है फ्रैंको मार्टिन। तो ये यहाँ से इस प्रकार से इनका भी, ये भी चाहते थे कि हमारा भी यहाँ पर एक मतलब एक परमानेंट सेटलमेंट हो। लेकिन आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट, एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट स्लैश कर्नाटक वॉर, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष या कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक संघर्ष के। अब ये लड़ाई है मूल रूप से, देखिए, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध हुए थे जिन्हें कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। There were 3 wars between the British and the French, which are called the Karnataka War. Which are called the Karnataka War. तीन युद्ध हुए जिन्हें कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। 3 युद्ध हुए जिन्हें कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। लेकिन कर्नाटक तमिलनाडु में एक रियासत थी जिसकी राजधानी अर्काट थी। कर्नाटक वॉज अ प्रिंसली स्टेट इन तमिलनाडु एंड अर्काट was its capital. कर्नाटक तमिलनाडु में एक रियासत थी
जिसकी राजधानी अर्काट थी। जिसकी राजधानी अर्काट थी। जिसकी राजधानी अर्काट थी। हिस्ट्री पढ़ते हैं तब उसमें एक चीज से हमेशा बचें। हिस्ट्री के अंदर हम लोग जब भी हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम मतलब हमारा जो वर्तमान का इंडिया का पॉलिटिकल मैप है वही आता है हमारे दिमाग में, और हम उसके अकॉर्डिंग सोचते हैं चीजों को, जबकि चीजों को उसके अकॉर्डिंग सोचना नहीं है। उस जमाने में पॉलिटिकल मैप बिल्कुल अलग हुआ करता था। जैसे पाकिस्तान इंडिया के अंदर था, बांग्लादेश इंडिया के अंदर था, इवन अफगानिस्तान की कुछ टेरिटरी भी इंडिया के क्या थी, अंदर थी। तो इसलिए उस जमाने का पॉलिटिकल मैप बिल्कुल ही अलग था। इसलिए ये जब कर्नाटक युद्ध अपन पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे नाम आया कर्नाटक संघर्ष, तो अक्सर हमारे दिमाग में वही वाला कर्नाटक आता है जो वर्तमान में है। हम ये कर्नाटक दिमाग में आते ही हमें ये वाला एरिया आता है। इसलिए कई बार जब स्टूडेंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते वो कहते हैं यार कि सारी लड़ाइयां तो यहां पर हो रही है, और जबकि इनका नाम कर्नाटक संघर्ष है। क्यों? तो ये जो आता है दिमाग में, तो एक्चुअली उस जमाने में ये इसका नाम कर्नाटक था ही नहीं। इसका नाम तो देश आजाद होने के बहुत बाद में कर्नाटक रखा गया है, वरना पहले इसका नाम था मैसूर किंगडम। क्या नाम था इसका? मैसूर किंगडम। ठीक है, कर्नाटक नाम का कोई शब्द अस्तित्व में था ही नहीं। वो तो यहाँ पर कन्नड़ संस्कृति थी, और कन्नड़ संस्कृति ये यहाँ से लेकर यहाँ तक फैली हुई है, हावी थी थोड़ी, इसलिए ये अपने आप को कर्नाटक कहते थे, और कन्नड़ संस्कृति के कारण इसका नाम कर्नाटक रखा गया बहुत बाद में, देश आजाद होने के भी कोई है ना 20 साल बाद में, वरना पहले इसको मैसूर साम्राज्य ही कहते थे। वर्तमान में हम लोग जिसको तमिलनाडु कहते थे, उसको वो जो पहले बोलते थे मद्रास प्रेसिडेंसी। जब पहली बार यार इलेक्शन हुए थे, तब वो इलेक्शन तमिलनाडु में नहीं हुए थे, वो इलेक्शन हुए थे मद्रास में। क्या हुए थे? मद्रास में। फिर लोगों को बुरा लगता था बहुत ज्यादा, क्योंकि मद्रास एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, और वहां पे ऐसी कम्युनिटी बहुत ज्यादा है। इसलिए उन लोगों ने सबने मुल्ला साहब जो वो डिमांड करी इसका नाम चेंज किया जाए। तो नाम चेंज क्या करें? तब देखा गया किसी ने कि सबसे मेन बात है कि यहाँ पे रहने वाला हर आदमी तमिल है, तो फिर इसका नाम रखा जाए तमिलनाडु। क्या नाम रखा जाए? तमिलनाडु, क्योंकि उनकी लैंग्वेज तमिल है और वो सब अपने आप को तमिल कहते हैं। बाकी उसके बाद में तो भले जातियां कितनी हो जाए, उसे कोई मतलब कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उस जमाने में कर्नाटक यहाँ पर एक देसी रियासत थी, और ये रियासत इस प्रकार से थी और पूरी ये यहाँ तक फैली हुई थी, और ये सारी लड़ाइयां इस एरिया में हुई है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? कर्नाटक संघर्ष। ये इस मैप में अपन जो देख रहे हैं, ये ग्रीन वाला बेल्ट है, यहां से लेकर ये पूरा यहां तक जहां तक आ रहा है, ये कर्नाटक स्टेट है। ये कौन सा है? कर्नाटक स्टेट। इस कर्नाटक स्टेट की वेस्ट साइड में अपन देखेंगे, यहाँ पर एक बड़ी सी स्टेट है, नाम तो दिख नहीं रहा है, फॉन्ट थोड़े छोटे हैं, त्रावणकोर है। ये कौन सा है? त्रावणकोर। इस त्रावणकोर के ऊपर वाला ये क्षेत्र अपन देखेंगे तो ये पूरा पूरा है मैसूर स्टेट। ये इसके ऊपर देखेंगे, ये जो है वो निजाम का हैदराबाद, निजाम का क्या है? हैदराबाद दक्कन। इसके ऊपर आ जाते हैं मराठे। तो ये कर्नाटक स्टेट है। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध। ठीक है, 1746 से लेकर 48। 1746 से लेकर 48। देखिए कारण, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार।
चलिए नेक्स्ट, तात्कालिक कारण, इमीडिएट कॉज। तात्कालिक कारण, इमीडिएट कॉज। देखिए, द इंग्लिश कैप्टन वॉरनेट हैड कैप्चर्ड द शिप ऑफ द फ्रेंच या फ्रांस। तात्कालिक कारण, देखिए अंग्रेजी कप्तान वॉरनेट ने अंग्रेजी कप्तान वॉरनेट ने फ्रांस के जहाज पकड़ लिए थे या फिर फ्रांसीसियों के जहाज पकड़ लिए थे। अंग्रेजी कप्तान वॉरनेट ने फ्रांसीसियों के जहाज पकड़ लिए थे। फ्रांसीसियों के जहाज पकड़ लिए थे। अब इसमें एक्चुअली ये प्रॉब्लम जो है वो भारत की प्रॉब्लम ही नहीं है, ये प्रॉब्लम यूरोप की है। ये प्रॉब्लम किसकी है? यूरोप की है मूल रूप से। यूरोप के अंदर इनके बीच में आपस में लड़ाई हो जाती है, फ्रांसीसियों के बीच में और प्लस इनके जो वो इंग्लैंड वालों के बीच में। और क्योंकि अब यूरोप में झगड़ा किस बात का है? यूरोप में झगड़ा ये है कि ऑस्ट्रिया में अगला राजा कौन बनेगा, इस बात का झगड़ा है। अब इनके बीच में ये एक तरीके से देखा जाए सब आपस में दुश्मन है, ठीक है। चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, ये ऑस्ट्रिया हो, इंग्लैंड हो, स्पेन हो, सब आपस में एक दूसरे के एनिमी है, दुश्मन है। लेकिन इनमें एक और कॉमन बात है कि ये सब आपस में जो है ना रिश्तेदार है, सब आपस में रिलेटिव्स है। क्योंकि ये सारे के सारे यूरोप वाले लोग इनका मतलब ये खैर यूरोप में ही नहीं पूरी दुनिया में ही था कि शाही परिवार के लोग हमेशा शादियां कहाँ पे करते थे? शाही परिवार में। ये अपने बेटों की शादियां भी शाही परिवार में करते थे और बेटियों की शादियां भी शाही परिवार के अंदर करते थे। शाही परिवार के बाहर कहीं पर भी किसी को शादी करने की अनुमति ही नहीं थी, साफ नियम था। इसलिए इंग्लैंड का कोई भी मतलब सब व्यक्ति है, इंग्लैंड के जितने भी लोग हैं उनकी सबकी शादियां फ्रांस में, ऑस्ट्रिया में, इटली में वहीं हो रखी थी। इसलिए तो आपस में रिलेटिव थे, आते जाते रहते थे, सब थे, वो थे, समय समय पर लड़ते भी रहते थे, सब कुछ चलता ही रहता था। वो तो आप मारवाड़ की अपने सॉरी मारवाड़ के राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ेंगे तब अपन उसमें भी देखेंगे कि यहाँ की रियासतें थी वो भी आपस में मतलब सब वैसे तो रिश्तेदार थी, ठीक है। लेकिन मतलब सब युद्ध मतलब शादियां भी हो रही है, युद्ध भी हो रहे हैं, दोनों चीजें क्या चल रही है जो वो साथ साथ ही चल रही है, पैरेलल भी चल रही है। युद्ध हो रहे हैं, फिर वापस समझौते हो रहे हैं, फिर वापस शादियां हो रही है, फिर वापस 10 साल शांति है, फिर वापस किसी कारण से क्या हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं। यहाँ पर भी यही था। तो इसलिए अब एक्चुअली ऑस्ट्रिया के अंदर दोनों का इंटरफेयर बहुत ज्यादा है, इंग्लैंड का भी और फ्रांस का भी। इसलिए फ्रांस वालों ने क्या किया, अपने फेवर का एक था बड़ा भाई, उसको फेवर किया और कहा सब अगला राजा इसको बनाएंगे। और जब उसने इंग्लैंड वालों ने कहा अगला राजा इसको बनाएंगे। अब ये रॉयल फैमिली मतलब उस जमाने में ऑस्ट्रिया में थोड़ी वीक हो रही थी, इसलिए ऑस्ट्रिया को समझ में नहीं आ रहा था भाई करें क्या। ऑस्ट्रिया दोनों का ही मन रख रहा था। तो कहते हैं इस बात पे ऑस्ट्रिया वाले दुखी हो गए थे और ऑस्ट्रिया वालों ने कहा कि यार आगे से हम तो एक काम करेंगे यार, तुम में से किसी एक को छोड़ेंगे रिश्तेदारों के रूप में, किसी एक के साथ में करेंगे। इंग्लैंड वालों ने कहा अच्छा ऐसा करोगे? उन्होंने कहा हाँ, हमने तो पहले भी सोचा था एक बार ऐसा करें, पर करें क्या। उस जमाने में ऑस्ट्रिया के अरे सॉरी जो वो है ना फ्रांस के अंदर कोई हमें इनके पता नहीं कोई बेटे या बेटी की शादी करनी थी, उनके लायक कोई लड़का या लड़की वहां पे था ही नहीं, इसलिए मजबूरी में इंग्लैंड शादी करनी पड़ी। इंग्लैंड ने कहा अच्छा मजबूरी में करनी पड़ी? उन्होंने कहा हाँ मजबूरी में, वरना आवे कौन तुम्हारे घर यार, तुम्हारे घर पे आए कौन, तुम्हारा चेहरा देखे कौन। पर ये रॉयल ब्लड के कॉन्सेप्ट को लेकर बहुत ज्यादा अवेयर थे, बहुत ज्यादा, मतलब अभी भी है। अभी भी आप देखोगे कि इंग्लैंड की रॉयल फैमिली का एक वो प्रिंस है हैरी, हैरी ने एक कॉमन लड़की से शादी करी जिसका नाम मेगन है, पता नहीं क्या है उससे। तो मतलब उसने अब वो देखो कहाँ डेमोक्रेसी आ गई है आजकल, हम इतने आगे हो गए हैं लेकिन वो अभी भी नहीं है। हैरी उससे शादी करना चाहता था, इसलिए हैरी जैसे घर पे ये बात कही तो घर वाले सारे विरोध हो गए कि ऐसा थोड़ी होता है, वो कोई रॉयल फैमिली से नहीं आती मेगन। उसने कहा, हैरी ने कहा नहीं आती नहीं आती, मैं उससे उससे शादी करूंगा। उसके बाद उनका फैमिली ड्रामा चला और फिर फाइनली हैरी ने शादी करी
और हैरी ने शादी करने के बावजूद, हालांकि हैरी ने ये कहा कि मैंने मेरे परिवार के नियमों को तोड़ा है, इसलिए आज से 4 साल पहले 2020 में उसने शाही परिवार की सदस्यता का जो होता है, जो कुछ भी टैग होता है, उसका त्याग कर दिया। उसने कहा कि मेरे नाम के आगे जो प्रिंस लगता है उसको मैं छोड़ता हूँ। मुझे रॉयल फैमिली के अंदर कोई भी आज के बाद में राइट्स नहीं मिलने चाहिए, और मिलने में चाहिए। और वो इंग्लैंड छोड़ के यूके शिफ्ट हो गया, अरे सॉरी, हाँ, जो वो मतलब इंग्लैंड छोड़ के मतलब यूएसए शिफ्ट हो गया। ये तो आप लोगों ने सुना होगा ना। क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हो। क्या दिखाएं, इंग्लैंड छोड़ते हुए। हम्म। मैगन दिखाओगे, ये प्रिंस हैरी, ठीक है, ड्यूक ऑफ सुसेक्स था, तो इसने अभी जो है वो छोड़ दिया, मतलब है। हाँ, was a member of the British royal family and the younger son of King Charles III and the Diana, Princess of Wales, and फिर ये है। अब क्या देखना है इसमें, ये कोई आपके थोड़ी आएगा। हम्म। Harry and Meghan left the UK in 2020 after stepping down as senior royal and moved to Montego, कैलिफोर्निया चला गया, बस इसलिए क्योंकि इसने एक जो है वो सामान्य परिवार में क्या करी है, शादी। इसलिए वहां पर इनके झगड़ा इसी बात को लेकर था, इंग्लैंड में कि अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। इस बात पर ये तीनों आपस में लड़ने झगड़ने लगे। तीनों में ऑस्ट्रिया तो हो गया साइड में, और ऑस्ट्रिया ने कहा तुम लोग देख लो आपस में डिसाइड कर लो कि भाई अगला कौन बनेगा। तो धीरे धीरे ये लड़ाई पूरे यूरोप में फैल गई, यूरोप से ये लड़ाई समुद्र में फैल गई। और ये जैसे समुद्र में लड़ाइयां आई, तब मतलब कहा कि भाई उस जमाने में सबसे ज्यादा लड़ाइयां कहाँ पे लड़ी गई थी, समुद्र में। इसलिए एकदम से किसी ने कहा नहीं 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 यार, ये मतलब एक छोटी सी बात है, मुद्दा बहुत बड़ा हो जाएगा। इस बात पर इंग्लैंड और फ्रांस दोनों बैठकर आपस में एक समझौता करते हैं, और कहते हैं ये लड़ाई केवल हम लोग लड़ेंगे यहीं पर, बाकी और कहीं पर भी नहीं होगी। उसने कहा डन। इस बात पर दोनों गवर्नमेंट ने अपनी सारी नेवी को, अपने जितने भी गवर्नर थे पूरे मतलब वर्ल्ड में, सबको इन्फॉर्म किया कि तुम लोग इसमें इन्वॉल्व मत होना, ये हमारी लड़ाई है, हम अपने आप लड़ लेंगे, तुम लोग कोई भी पंचायती मत करना। तब इस बात पर ठीक है। इंडिया में उस जमाने में फ्रांसीसियों का गवर्नर था, उसका नाम था डुप्ले। बस यही था सबसे मेन, डुप्ले। ठीक है, डुप्ले को जैसे ही पता लगा वहां पे लड़ाई हो गई, तो डुप्ले यहाँ तैयार था मद्रास पे अटैक करने के लिए। लेकिन जितने में डुप्ले के पास में आदेश आ गया कि यहाँ तुम लोगों को इस लड़ाई से साइड में रहना है, डुप्ले ने कहा चलो कोई नहीं, साइड में ही है। लेकिन जितने में एकदम से डुप्ले की किस्मत शायद तो ठीक थी, डुप्ले लड़ना चाहता था। इसलिए हुआ क्या कि फ्रांसीसियों के बहुत सारे व्यापारिक जहाज इंडिया की तरफ आ रहे थे, और इंडिया की तरफ आ रहे थे, और वहां पर अंग्रेजों का एक कोई कैप्टन था, वो जा रहा था अपना डेस्ट्रॉयर लेकर इस साइड कहीं पर। और ये फ्रांसीसियों के जहाज थे। इन्होंने फ्रांसीसियों के जहाज को देखा, तो वॉरनेट अपना जहाज पास में ले जाता है और वार्निंग देता है, और कहता है सरेंडर करो वरना मैं सबको डुबा दूंगा। तो वो जहाज वहीं पर रुक गए। इधर जब जहाज टाइम पर नहीं आए, तब ये डुप्ले पता करते हैं जहाज क्यों नहीं आए। कहता सब बीच में जब वो मतलब सब रोक लिया अंग्रेजों ने। तो फिर डुप्ले ने कहा चलो ठीक है, फिर लड़ाई अपने स्टार्ट नहीं करी है, ये लड़ाई किसने स्टार्ट की है, अंग्रेजों ने स्टार्ट की है, वॉरनेट ने करी। अब वॉरनेट ने क्यों करी इसके बारे में जानकारी नहीं थी, या तो मतलब वॉरनेट के पास में अभी तक ऑर्डर आए नहीं थे, या फिर ऑर्डर होंगे तो भी हो सकता है कि जोश में आ गया होगा और उसने कहा चलो मैं इनको ब्लैकमेल करता हूं, तो रोक लिए। तो फिर डुप्ले ने कहा अपन स्टार्ट करते हैं लड़ाई। इसलिए डुप्ले ने क्या किया, डुप्ले वैसे था तो पावरफुल, लेकिन फिर भी डुप्ले ने कहा कि अपन ज्यादा रिस्क नहीं लेते। इसलिए डुप्ले ने मॉरिसस में डुप्ले का दोस्त था लाभ बुर्दने, उसको बुलाता है, और बुर्दने से कहता है भाई तेरी हेल्प चाहिए यार। बुर्दने आता है वहां से बहुत सारे जहाज लेकर, और वो कहता है डुप्ले से क्या हेल्प चाहिए बोल। उसने कहा मद्रास पकड़ना है, मद्रास कैप्चर करना है। तो इस बात पर बुर्दने कहता है ठीक है। और इस बात पर ये डुप्ले अपनी सेना लेकर मद्रास को इस साइड से घेरता है, और ये बुर्दने आकर अपने जहाजों से मद्रास को इस साइड क्या करता है, घेरता है। और इन दोनों ने मिलकर मद्रास पे अधिकार कर लिया। अंग्रेज भाग गए यहाँ से डर के, अंग्रेज कुछ नहीं कर पाए। लेकिन थोड़ी देर बाद में अंग्रेजों ने कहा करेंगे क्या। तब अंग्रेजों ने एक बार बात करते हैं, इसलिए अंग्रेजों ने झंडे वंडे दिखाए, और वो आके बुर्दने के पास में आते हैं, और वो बुर्दने से कहते हैं भाई साहब आप क्यों इस लड़ाई में इन्वॉल्व हो रहे हो, आपकी लड़ाई नहीं है। बुर्दने ने कहा लड़ाई तो मेरी नहीं है पर भाई की है, इसलिए मैं तो भाई के लिए आया हूँ।
अंग्रेजों ने कहा अच्छा। इधर क्या हुआ कि डुप्ले कुछ अर्जेंट काम थे पीछे पौंडीचेरी में, डुप्ले अपनी आर्मी लेकर वापस चला जाता है और वो बुर्दीने से कहता है तू यहीं पर रहना, मैं यूं गया 8-10 दिन में वापस आता हूँ। बुर्दीने कहता है ठीक है। और वो डुप्ले कोई छोटे मोटे काम निपटाने के लिए गया और वो जाके वापस आ ही रहा था, जितने में अंग्रेजों को लगा और क्या करें। तब अंग्रेजों किसी ने कहा साहब ये फ्रांसीसी बहुत लालची होते हैं, ग्रीडी होते हैं। तब अंग्रेजों का वैसे लालची तो हर कोई होता है, पर यार बुर्दीने भाई मानता है डुप्ले को, फिर भी उनको लगा प्रयास करने में क्या जाता है। इसलिए अंग्रेजों ने एक बड़ा सा बैग भरा पैसों का, बुर्दीने के पास में आते हैं और कहते हैं, और बुर्दीने कहते हैं बस ठीक है। तब कहते हैं कि देखो आपकी लड़ाई नहीं है, आप कह रहे हो आपके भाई की लड़ाई है। उसने कहा हाँ। तो कह रहा आपको चुनाव करना पड़ेगा, एक तरफ आपका भाई है, एक तरफ ये मनी भाई है, पैसा। बुर्दीने ने कहा एड़ा भाई कहीं दे के आया तो वो पैसा ऐसे भाई कहीं देखे, ऐसे भाई क्या है कहीं देखे, तो पैसे दो। उन्होंने पैसे दिया और पैसे देके मद्रास वापस अंग्रेजों को दे दिया और कहा तुम मद्रास रखो मैं जा रहा हूँ। और वो एकदम से जितने में डुप्ले पहुंच जाता है, डुप्ले देखते हैं वो जा रहा है, मतलब सब मतलब, तो डुप्ले आवाज लगाता है जोर से क्या, तो वो चिल्लाता है माइक पे और कहता है मेरे अर्जेंट काम है मॉरिशस में, मैं तेरी हेल्प करने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ और पता लगा किसी ने मतलब साहब किसी ने पीछे जो जो मॉरिशस पे कब्जा कर लिया, तो इसलिए मेरे पास ऑर्डर है। उसने कहा अच्छा ठीक है, जितने में किसी ने कहा साहब इसको पैसे देके भेजा है। तब डुप्ले कहता है इस लालची पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। अब वो अंग्रेजों को लगा डुप्ले के लिए कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन डुप्ले 1% भी टाइम नहीं गंवाता है। डुप्ले के पास जितने सैनिक थे उतने सैनिकों से कहते अटैक करो, और वो डुप्ले अटैक कर देता है एकदम से। अंग्रेज तैयार नहीं थे और डुप्ले अकेले अपने दम पर मद्रास पर वापस क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। अब इस बार इस चलो एक बार तो उन्होंने पैसे देके भगा दिया, डुप्ले को क्या करे, अंग्रेज भाग जाते हैं। अंग्रेज भाग जाते हैं तो ये जो कर्नाटक स्टेट है पूरा, जो कि यहां से लेकर यहां तक है, इस पूरे कर्नाटक स्टेट की जिसकी राजधानी क्या लिखी है हम लोगों ने, अर्काट। अंग्रेज भाग के अर्काट जाते हैं और अर्काट के अंदर वहां का नवाब है, उसका नाम था अनवरुद्दीन। और वो अनवरुद्दीन से सहायता मांगते हैं। सहायता तो मांगते जो है, अनवरुद्दीन का ईगो हर्ट करते हैं। और वो एकदम से अनवरुद्दीन से कहते हैं अंग्रेज कि साहब हम आपके राज्य में रहते हैं, तो हमारी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी किसकी है। अनवरुद्दीन ने कहा मेरी है, तो साहब हम सिक्योर है ही नहीं। और वो डुप्ले वो भी आपके राज्य में रहता है और वो आपके आदेश मानते ही नहीं है। आपने साफ साफ आदेश दिए हुए थे हम लोगों को सबको कि हम आपस में कोई भी लड़ाई करेंगे तो आपकी मतलब आपकी परमिशन से करेंगे। वो तो खुलेआम खुद भी अटैक कर रहा है, विदेश से आदमी को बुला रहा है, और आपके राज्य में लॉ एंड ऑर्डर में आपकी तो चल ही नहीं रही है। तो अनवरुद्दीन का ईगो थोड़ा क्या हो गया, हर्ट हो गया। अनवरुद्दीन ने कहा हाँ यार डुप्ले मेरा कहना ही नहीं मानता है। उसने कहा साहब मतलब आप उसको आदेश दो कि वो मद्रास खाली करे। अनवरुद्दीन ने कहा अभी भेजता हूं मैं मेरे आदमी को। अनवरुद्दीन ने अपने आदमी को भेजा डुप्ले के पास में और कहा कि मद्रास अंग्रेजों का है और चुपचाप मद्रास वापस अंग्रेजों को दे। डुप्ले ने कहा नहीं दूंगा, जो करना है जो कर लेता रहे, जो करना है वो कर ले। वो आदमी वापस आया और उसने आते ही कहा सर वो तो नहीं दे रहा है। अंग्रेजों ने कहा लो साहब, पहले तो केवल हमारी इंसल्ट हुई थी, अब तो आपकी भी क्या हो गई है, इंसल्ट हो गई है। अनवरुद्दीन कहते अपनी आर्मी तैयार करो, और वो मतलब अनवरुद्दीन की आर्मी पूरी तैयार होती है। और वो तैयार होने के बाद में अनवरुद्दीन अपने सेनापति, इसका नाम है महफूज खान, उस महफूज खान से कहता है तू जा और इसको डुप्ले को उनके जितने भी लोग हैं उनको उनको पकड़ कर लेकर आ। इधर उसने जैसे ये जो मैसेज भेजा, डुप्ले ने कहा कि मेरी जरूरत ही नहीं है युद्ध में, मैं मेरी तरफ से एक मतलब एक आदमी भेजता हूं। इसलिए डुप्ले ने अपनी तरफ से एक आदमी भेजा पैराडाइज को। पैराडाइज छोटी सेना लेकर आता है, इधर से महफूज खान आता है, दोनों के बीच में युद्ध होता है अडियार नदी के किनारे, इसलिए इसको अडियार का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अडियार का युद्ध। और इसने पैराडाइज ने महफूज की आर्मी को पैराडाइज पहुंचा दिया, मार दिया बहुत सारों को, और बाकी वाले भाग गए। बाकी वाले क्या है, भाग गए, और अनवरुद्दीन हार गया। अब अनवरुद्दीन और अंग्रेज दोनों हारे हुए बैठे हैं, और सब मद्रास के ऊपर किसका कब्जा है, डुप्ले का कब्जा है। अब उसको कोई यहां से हटा नहीं सकता। अब तो ये था फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर, जिसके अंदर डुप्ले जीत गया, या फिर फ्रांसीसी क्या हो गए थे, जीत गए थे। और वो डुप्ले ने कहा अब मैं सबको भगाऊंगा यहाँ से। जितने में वहां पर एक्चुअली अंग्रेजों के बीच में वहां पर मतलब जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में समझौता हो गया। समझौता हुआ जर्मनी की सहायता से। जर्मनी के अंदर एक शहर है जिसका नाम है एक्सला शापेल। एक्सला शापेल, एक्सला शापेल के अंदर जर्मनी इंग्लैंड के
फैमिली के लोगों को बुलाता है, फ्रांस के फैमिली के लोगों को बुलाता है, दोनों को वो आपस में बिठाता है साथ में और कहते हैं देखो हम लोग कितना भी लड़े झगड़े पर एक चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम लोग आपस में रिलेटिव्स है, हम लोग आपस में क्या है, रिश्तेदार है, इसलिए कब तक लड़ोगे, इसलिए इसको छोड़ो और तुम दोनों इसमें समझौता करो। और मतलब ऑस्ट्रिया में अगला शासक कौन बनेगा ये ऑस्ट्रिया की फैमिली के ऊपर छोड़ दो, उनकी फैमिली डिसाइड करेगी कि हमारा जो है वो अगला शासक कौन बने। हम होते कौन है पंचायतें करने वाले यार, रिश्तेदार है तो रिश्तेदारों को भी लिमिट में रहना चाहिए। हर बात पे जा जाके बहुत ज्यादा पंचायतें करते हैं तो फिर मतलब कई बार फूफा जी की भी बेइज्जतियां हो जाती है। कभी लोग भी मतलब मानते हैं फूफा है फूफा है फूफा है, पर फूफा फिर शादी में कुछ कुछ जाए फूफा करने लग जाता है, तो फिर आगे वालों को थक हार कर लास्ट में कहना ही पड़ता है फूफा जी अब ते शांति रखो यार, अब थे हम थे नैचो करो, हम थे कहे नैचो करो बैठ जाओ हम थे। तो फिर उनको तो फिर जर्मनी की मध्यस्थता दोनों को कहा कि तुम दोनों इसमें पंचायती मत करो। तो फिर इंग्लैंड और फ्रांस इनको भी लगा कि यार हाँ शासक बनना है ऑस्ट्रिया में और लड़ हम रहे हैं आपस में, कोई लेना नहीं कोई लेना नहीं, तो फिर चलो समझौता करते हैं। तो कैसा समझौते में क्या होगा, तो कि अब तक जितने लोग मारे गए जितने लोग नुकसान हो गए उनको तो करो माफ, और यदि किसी ने किसी की टेरिटरी के ऊपर कब्जा किया है तो वो वापस छोड़ दो सौंप दो। वो तो अपन वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर सबसे कॉमन फीचर है, हर युद्ध के बाद में संधि होती है, उस संधि के अंदर सबसे कॉमन एक लाइन होती है, एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र एक दूसरे को वापस लौटा दिए जाएंगे। तब उसके तहत वहां पे संधि हुई तो वहां से जो वो फ्रांस से मतलब डुप्ले के पास में लेटर आता है और वो कहता है तूने मद्रास छीना हुआ इनसे, इनको वापस दे दे। डुप्ले कहता है सर बहुत मेहनत से छीना है, उसने कहा, है तो है पर यार यहाँ पे संधि हो गई है इसलिए इनको मद्रास वापस देना पड़ेगा। तो फिर डुप्ले अंग्रेजों को बुलाता है और कहता है ये लोग तुम्हारा मद्रास वापस, और इस प्रकार से पहला युद्ध क्या हो जाता है, समाप्त। तो इसमें कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, तात्कालिक कारण या इमीडिएट कॉज है किसी अंग्रेजी कैप्टन द्वारा, उसका वारनेट नाम याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, जैसा किसी जब अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसियों के व्यापारिक जहाजों को क्या कर लिया गया था, पकड़ लिया गया था। इस बात पर जो है वो मतलब डुप्ले इसके ऊपर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। तो इमीडिएट कॉज अंग्रेजी कप्तान वॉर्टनेट, क्योंकि वॉर्नेट का मैं इसलिए कहता हूँ याद नहीं करोगे तो भी चलेगा क्योंकि आज तक कोई कभी वॉर्नेट का नाम आया नहीं कभी आज तक किसी जो वो मतलब प्रश्न में। ठीक है, फ्रांसीसी गवर्नर, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले मॉरिसस से फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले समन्स ला बुर्दने फ्रॉम मॉरिसस, मॉरिसस से ला बुर्दने को बुलाता है, मॉरिसस से ला बुर्दने को बुलाता है। फ्रेंच गवर्नर डुप्ले समन्स ला बुर्दने फ्रॉम मॉरिसस से बुलाता है। वो तो क्या लिखने की जरूरत नहीं है पर याद रखना, ला बुर्दने मॉरिसस का गवर्नर था, मॉरिसस का क्या था गवर्नर, वो तो याद रहेगा। फिर लेकिन दोनों ने मद्रास पर अधिकार कर लिया, बोथ कैप्चर्ड मद्रास, बोथ कैप्चर्ड मद्रास, दोनों ने मद्रास पर, हालांकि अधिकार तो नहीं था घेरा डाला हुआ था लेकिन फिर भी अधिकार ही लिखते हैं अपन, अधिकार कर लिया। देखिए अंग्रेजों ने ला बुर्दने को धन दिया, ब्रिटिश गेव मनी टू ला बुर्दने, अंग्रेजों ने ला बुर्दने को धन दिया, ब्रिटिशर्स गेव मनी टू ला बुर्दने। देखिए एवं बदले में बुर्दने ने या ला बुर्दने ने मद्रास अंग्रेजों को सौंप दिया, एंड इन एक्सचेंज ला बुर्दने मद्रास टू ब्रिटिशर्स, बदले में
ला बोर्दने ने मद्रास अंग्रेजों को सौंप दिया। को सौंप दिया था। लेकिन डुप्ले ने पुनः मद्रास पर अधिकार कर लिया। डुप्ले अगेन कैप्चर्ड मद्रास। डुप्ले ने पुनः मद्रास पर अधिकार कर लिया। लेकिन उस समय, एट दैट टाइम, उस समय कर्नाटक का शासक अनवरुद्दीन था। उस समय कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन था या शासक अनवरुद्दीन था। कर्नाटक का शासक या नवाब अनवरुद्दीन था, अनवरुद्दीन था। लेकिन अंग्रेज सहायता के लिए अनवरुद्दीन के पास जाते हैं। ब्रिटिशर्स वेंट टू अनवरुद्दीन टू सीक हेल्प। सहायता के लिए अनवरुद्दीन के पास जाते हैं। अब अनवरुद्दीन उनकी सहायता करेगा। लेकिन अडियार का युद्ध, बैटल ऑफ अडियार, अडियार का युद्ध बैटल ऑफ अडियार, ठीक है। महफूज खान वर्सेस पाराडीज। नाम तो उसको पैराडाइज था, लेकिन अपने यहाँ पर किताबों में, गाइड बुकों में इसका नाम कर दिया गया है पैराडाइज। महफूज खान वर्सेस पारा। ये युद्ध हुआ था 1746 में। लिख लो अडियार के युद्ध के आगे 1746। देखिए इस युद्ध में अनवरुद्दीन की सेना हार जाती है। इन दिस बैटल द आर्मी ऑफ अनवरुद्दीन गॉट डिफीटेड। इस युद्ध में अनवरुद्दीन की सेना हार जाती है। इन दिस बैटल द आर्मी ऑफ अनवरुद्दीन गॉट डिफीटेड। अनवरुद्दीन की सेना हार जाती है। उसके बाद कुछ नहीं हुआ 2 साल तक। वो मतलब अंग्रेज भी इधर से उधर बैठे रहे टेंटों में। अनवरुद्दीन अपनी इंसल्ट करवा के चुपचाप बैठा था। अब अनवरुद्दीन भी डुप्ले का दुश्मन है, अंग्रेज भी डुप्ले क्या है, दुश्मन है। इस चक्कर में अंग्रेजों के जो है वो अनवरुद्दीन की क्या होगी, दोस्ती होगी, बहुत गहरी दोस्ती हो गई। 2 साल तक बैठे रहे। 2 साल तक कुछ नहीं बिगाड़ पाए उसका। 48 में एक्सला शापिल की संधि होती है, और एक्सला शापिल की संधि के साथ में ये युद्ध क्या होता है, समाप्त हो गया। दो दो ही लाइनें लिख लें ताकि बोर ही खत्म हो जाए। लेकिन एक्सला शापेल जर्मनी की संधि द्वारा यह युद्ध समाप्त हो गया है। हाँ, प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात हो रही है। एक्सला शापेल
एक्सला शापिल जर्मनी की संधि द्वारा यह युद्ध समाप्त हो गया। द वॉर एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ एक्सला शापिल जर्मनी। ये युद्ध समाप्त हो गया। द वॉर एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ एक्सला शापिल जर्मनी। एक्सला शापिल की संधि द्वारा युद्ध समाप्त हो गया। लिखे डुप्ले ने, दो लाइनें और लिख लें। डुप्ले ने मद्रास अंग्रेजों को सौंप दिया। डुप्ले गेव बैक मद्रास टू ब्रिटिशर्स। डुप्ले ने मद्रास अंग्रेजों को सौंप दिया। लेकिन इस युद्ध में फ्रांसीसियों की जीत हुई या फिर डुप्ले की जीत हुई। इन दिस वॉर फ्रेंच वॉन। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की, इन दिस वॉर फ्रेंच वॉन। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की जीत हुई। चलिए आज के इतना बहुत है, कल पढ़ेंगे सेकेंड एंग्लो कर्नाटक वॉर। सेकेंड एंग्लो कर्नाटक। थैंक यू।